आकाश में युद्ध सी 221 अध्याय 221 यूजी रेगिस्तान में आसमान में तीव्र विस्फोट की आवाज गूंजी। विस्फोट की आवाज के ठीक बाद एक आकृति प्रकट हुई, एक पल के लिए रुकी और अगली बार जब वह प्रकट हुई तो वह कुछ 100 मीटर दूर थी। जैसे ही यह आकृति गायब हुई तुरंत ही एक और काली आकृति उसके पीछे पीछे आ गई। आकाश में उड़ते समय इस काली आकृति का आकार तैरते हुए बिलों के पत्ते जैसा था। आकृति के हिलने डुलने में गति और सुंदरता का ऐसा अद्भुत मेल था जो देखने में बेहद मनमोहक लग रहा था। पीछे की ओर दिख रही इस काली आकृति की गति को आगे वाली आकृति की तुलना में कहीं अधिक तेज कहा जा सकता था। हर बार जब वह आकृति बवंडर की तरह आगे बढ़ती तो उसकी एक धुंधली छवि आसमान में रह जाती। कुछ ही क्षणों में वह तेज धूप में धीरे धीरे गायब हो जाती। आकृति के गुजरते समय आकाश में एक बार में अधिकतम 8 छवियां दिखाई दी। इससे उस काली आकृति की गति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे ही एक व्यक्ति भागा और दूसरा उसका पीछा करने लगा, जियाओ यान का शरीर एक बार फिर एक छोटे से काले धब्बे में बदल गया जो काले वस्त्रधारी व्यक्ति की दृष्टि में प्रकट हुआ था। काले वस्त्रधारी महिला ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सामने काले वस्त्र पहने उस आकृति को देखा जो हरे कमल आसन को लिए तेजी से उड़ रही थी। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और वस्त्रों के नीचे से कुछ संदेह भरे स्वर में बुदबुदाई, इस व्यक्ति की गति वाकई कुछ अजीब है। उड़ान के दौरान कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं निकली। ऐसा उत्तम नियंत्रण बहुत कम देखने को मिलता है। मुझे ये पहले कभी क्यों नहीं पता चला कि तागिर रेगिस्तान के पास इतना शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट हुआ है। इस तरह की गति का मुकाबला तो कुछ दो हुआंग भी नहीं कर सकते। अगर मेरे पास विंड आफ्टर इमेजेज न होता, जो मेरी गति बढ़ाने वाली एक फुर्तीली दो तकनीक है, तो मैं उसके और अपने बीच की दूरी कम नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मुझे उसे पकड़ने में अभी भी मुश्किल होगी। काले चोगे के नीचे चित्र जैसी दिखने वाली लंबी और पतली भौहें और भी सिकुड़ती जा रही थी, जो मालकिन के मन में उठ रहे संदेह को प्रकट कर रही थी। मैं इसे ऐसे ही खींचने नहीं दे सकता, नहीं तो अगर रेत का तूफान आ गया तो मैं अपना निशाना चूक जाऊंगा। एक मधुर ऑर्किड जैसी सुगंध वाली सांस छोड़ते हुए बर्फ जैसे सफेद हाथों की एक जोड़ी काली आस्तीनों से बाहर निकली। उन्होंने धीरे से एक मुद्रा बनाई और धीमी आवाज में बुदबुदाए, मैं 500 मीटर की दूरी से हमला कर पाऊंगा। अब बस थोड़ा सा समय बचा है, मैं अपनी गति बढ़ाऊंगा। आवाज थमते ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पैर की उंगलियां हवा में धीरे से हिली। उसका शरीर हवा में ही खूबसूरती से घूम गया और उसकी परछाई मूल स्थान पर रह गई। मूल शरीर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तब तक वह 100 मीटर से भी अधिक दूर जा चुका था। गुरुजी, लगता है हमने ततैया के छत्ते को छेड़ दिया है। अपने कान के पास एक अजीब सी हवा की आवाज महसूस करते हुए शियाओ यान की नजर पीछे की ओर पड़ी। उसने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को तेजी से आते देखा और मन ही मन कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। जो आई है वो तो डू हुआंग है। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो तुम्हें पकड़ सकती है। याओ लाओ ने धीरे से आह भरी। तुरंत ही उसने चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि काले वस्त्र वाली महिला पर तुम्हारी अच्छी छाप पड़ी है। क्यों न तुम कोशिश करके देखो कि क्या वो तुम्हें छोड़ देगी। खांसी, चलो इसे भूल जाते हैं। पिछली बार शायद उसने मुझ जैसे बेचारे पर दया दिखाई थी, लेकिन इस बार बात अलग है। स्वर्गीय ज्वाला जैसी किसी चीज का आकर्षण बहुत बड़ा होता है। हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं। अगर उसका सिर दरवाजे के बीच में न फंसा हो तो मुझे लगता है कि वह बिना किसी झिझक के मुझे तुरंत खत्म कर देगी। याओ लाओ की बातें सुनकर शियाओ यान रूखी हंसी हंस पड़ा। वह याओ लाओ को जल्दी बोलने के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। ध्यान से घूमती हुई पवन दीवार, उदासीन ठंडी चीख और याओ लाओ की हड़बड़ी भरी आवाज अचानक एक साथ सुनाई दी। इन चीखों के बीच शियाओ यान के सामने दसियों मीटर का क्षेत्र विकृत होने लगा। तेज हवा से बनी एक विशाल दीवार अचानक तेजी से मुड़ गई। दीवार पर अनगिनत हवा के ब्लेड बेतहाशा घूम रहे थे। इसे देखकर लगता था कि जो भी इससे टकराएगा वह तुरंत मांस के छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाएगा। बड़ी बड़ी आंखों से शियाओ यान उस हवा के ब्लेडों की दीवार को घूर रहा था जिसके वह करीब पहुंच रहा था। उस पल उसकी आंखें सुई के छेद जितनी छोटी हो गई थीं। हालांकि वह उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गति ने उसे हवा के ब्लेडों की दीवार से जोर से टकराने पर मजबूर कर दिया। अरे बाप रे, रुको! शियाओ यान के दिल में मचलती दहशत से उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका शरीर हवा की दीवार से कुछ ही मीटर दूर था कि अचानक उसके शरीर से एक मोटी सफेद लौ निकली। उसी क्षण उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया, मानो उसे अचानक हवा में बेरहमी से कील ठोक दी गई हो। शियाओ यान के होंठ हल्के से कान पे और उसका शरीर हवा में ही रुक गया। उसके ठीक सामने कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर विशाल पवन शाखाओं की दीवारें अभी भी जोर से घिस रही थीं, मानो कोई गूंधने वाली मशीन हो। कई कियांग कियांग की आवाजें सुनाई दी जो बेहद डरावनी लग रही थी। उसके माथे से ठंडे पसीने की कुछ बूंदें लुढ़क गईं। शियाओ यान की आवाज थोड़ी कांप रही थी, ये तो हद से ज्यादा क्रूरता है। स्वर्गीय ज्वाला, मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन छठे स्तर के रसायनज्ञ को नाराज करना बुद्धिमानी नहीं है। शाओ यान के पीछे से एक शांत गंभीर आवाज धीरे धीरे सुनाई दी। आवाज में थोड़ी सी सांस फूल रही थी। स्पष्ट रूप से यह अचानक हमला उसके लिए भी काफी ऊर्जा खर्च करने वाला था। उफ! शिक्षक, पूरी ताकत से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। पीछे से आती आवाज सुनकर जियाओ यान ने एक गहरी आह भरी। भागने की उसकी योजना पहले ही विफल हो चुकी थी। अब बस एक ही रास्ता बचा था, सबसे भयावह सीधा टकराव।
उफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मैं एक दो हुआन के साथ युद्ध में तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन स्वर्गीय ज्वाला के मामले में मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। याओ लाओ ने आह भरी और बेबसी से कहा। ये सुनकर जियाओ यान हंस पड़ी और मुस्कुराई, मेरी जान के बिना स्वर्गीय ज्वाला होने का क्या फायदा? अपनी जान बचाना ही बेहतर है। अपने हाथ से कमल आसन को खींचते हुए शियाओ यान ने उसके केंद्र में जलती हुई लौ को देखा और धीरे से आह भरी। इतने लंबे समय तक उड़ने के कारण उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई थी। ठीक है, तुम जीत गए, इसे ले लो। ऐसा कहते ही शियाओ यान ने लापरवाही से हरे कमल आसन को अपने पीछे फेंक दिया। जैसे ही हरा कमल आसन उसके हाथ से छूटा, शियाओ यान के पैर अचानक हवा में उड़ गए। उसके पीछे के पंख फड़फड़ाए और उसका शरीर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। शाओ यान के इतने निर्णायक जवाब को देखकर काले वस्त्रधारी महिला क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने धीरे धीरे तैरते हुए हरे कमल आसन को देखा और फिर अचानक तेजी से भागे हुए शाओ यान पर नजर डाली। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने उसे रोकने का प्रयास छोड़ दिया। उसकी पीठ पर लगे पंख फड़फड़ाए और वह हरे कमल आसन को वापस छीनने के लिए उस पर झपटी। जैसे ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति हरे कमल के आसन से 10 मीटर से कुछ अधिक दूरी पर पहुंचा, जमीन से एक भयंकर खिंचाव बल निकला और हवा में तैरता हरा कमल तुरंत नीचे गिर गया। हे, मुझे माफ करना। जमीन पर उतरते ही शियाओ यान ने हथेली से इशारा किया। हरा कमल आसन एक बार फिर उसके हाथ में आ गिरा। उसकी गर्माहट महसूस करते हुए शियाओ यान हंसा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। उसके पंख जोर से फड़फड़ाए और जमीन पर पड़ी पीली रेत ऊपर की ओर उड़ने लगी। पल भर में ही वह पूरे आकाश में बिखर गई। हवा में तैरते हुए शरीर के साथ काले वस्त्र पहने उस महिला ने अपनी दृष्टि को ढकने वाली उठती हुई पीली रेत को निर्मल दृष्टि से देखा। उसने निर्मल स्वर में सांस छोड़ी। पीली रेत को अनदेखा करते हुए उसकी निगाहें नीचे पीली रेत के बीच घूम गईं। उसके कोमल हाथ ने झट से एक मुद्रा बनाई और फिर धीरे से बोली, चौकोर पवन दीवार। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, अचानक 4 विशालकाय हवा की दीवारें प्रकट हुईं और उन्होंने 100 मीटर के दायरे में पूरे क्षेत्र को घेर लिया। हवा की दीवारें दिखाई देते ही पीली रेत का इस्तेमाल करके भागने की योजना बना रहा शियाओ यान तुरंत रुक गया। उसने मूर्खतापूर्वक अपने से कुछ मीटर दूर खड़ी विशाल हवा की दीवार को देखा। कुछ देर बाद उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस बार तो मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ेगी। ये व्यक्ति बहुत शांत है, इतने कम समय में मुझे रोकने का सबसे कारगर तरीका चुन रहा है। मेरे सब्र की भी एक सीमा है। तुम मेरी सीमा के बहुत करीब पहुंच रही हो। एक ठंडी और भावहीन आवाज फिर उसके सिर के ऊपर से गूंजी। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडेपन से शियाओ यान के काले कपड़ों को देखा और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसके कोमल बाएं हाथ पर एक घूमता हुआ बवंडर था। वह तेजी से घूम रहा था और जबरदस्त शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। इसी बीच उसका दाहिना हाथ हल्के से हिला और एक अजीब सी दिखने वाली तलवार, जो हल्के हरे रंग की चमक बिखेर रही थी, प्रकट हुई। शियाओ यान घुटनों के बल बैठ गया और एक हल्की सी आह भरी। उसने हरे कमल को रेत के टीले पर सावधानी से रखा और एक गहरी सांस ली। उसके सुंदर और कोमल चेहरे पर छाई निराशा और हताशा पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसे व्यक्ति की भयानक क्रूरता ने ले ली जिसे कोने में धकेल दिया गया था और जो पलटवार करने के लिए तैयार था। शाओ यान खड़ा हुआ और धीरे धीरे मुड़ा। अंततः वह सीधे डो हुआन के सामने आ गया। उसकी उंगली ने धीरे से भंडारण अंगूठी पर स्पर्श किया और उसकी हथेली में एक विशाल गहरे काले रंग का पैमाना प्रकट हो गया। शाओ यान ने भारी जुबान रूलर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसे रेत के टीले में जोर से गाड़ दिया। काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर कंधे उचकाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा चेहरा देखकर आपको थोड़ा आश्चर्य होना चाहिए, है ना? जिस युवक को आप सबने रेगिस्तान में यूं ही बचाया था, वही असल में आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना है। आश्चर्य, सचमुच बहुत आश्चर्य। डो हुआन का आश्चर्य तेजी से चरम सदमे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही शियाओ यान ने अपना शरीर घुमाया, काले वस्त्रधारी व्यक्ति का शरीर अचानक अकड़ गया। काले वस्त्र के नीचे छिपी खूबसूरत आंखें मुस्कुराते हुए उस सुंदर और कोमल चेहरे को देखकर सदमे से भर उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति ने लगभग आखिरी क्षण में उसके समूह को विफल कर दिया था, वह यही होगा। इससे वह न केवल हैरान हुई, बल्कि उसे बिजली का झटका लगा। फुफकार, काले चोगे के नीचे, काले चोगे वाली महिला की छाती एक बार तेजी से ऊपर नीचे हुई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। काले चोगे वाली महिला की आवाज अविश्वास से भरी थी और वह धीरे से बुदबुदाई, ये तुम कैसे हो सकते हो? ये तुम कैसे हो सकते हो? काले वस्त्रधारी व्यक्ति के बार बार दोहराए जाने वाले शब्दों को सुनकर जियाओ यान ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने अपना सिर नीचे करके अपने बगल में रखी स्वर्गीय ज्वाला पर एक नजर डाली और असहाय होकर कहा, मुझे माफ करना। मुझे इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए, क्या मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए नहीं कहा था? तुम अभी भी रेगिस्तान में क्यों भटक रहे हो? काले चोगे के नीचे से एक महिला की आवाज आई, जो अचानक थोड़ी गुस्से वाली लग रही थी। ओह! काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हाव भाव ने शियाओ यान को असमंजस में डाल दिया। न हंस पा रहा था, न रो पा रहा था, उसने सिर हिलाकर कहा, बड़ी बहन, मेरे रेगिस्तान में आने का कारण स्वर्गीय ज्वाला की खोज है। इसके अलावा मुझे शुरू से ही पता था कि रानी मेडुसा के पास वह चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे जाने की क्या जरूरत है? स्वर्गीय ज्वाला अब मेरे हाथों में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे आपको सौंप दूं, तो बेहतर होगा कि आप खुद आकर इसे ले लें। हालांकि मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। शियाओ यान ने अचानक भारी रूलर उठाया, उसे काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कुछ गर्व भरी आवाज में हंस पड़ा।
तुम। शियाओ यान की हरकत देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा आया। उन्हें मिले हुए अभी आधा साल ही बीता था, लेकिन इस आदमी ने उसे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। काले चोगे के नीचे खूबसूरत आंखों में क्रोध और खुशी दोनों झलक रहे थे, जो गंभीर मुद्रा में खड़े शियाओ यान को चुनौती दे रही थी। कुछ देर बाद वह कड़वी हंसी हंसते हुए सिर हिला बैठी। उनके कोमल हाथ पर लगा बल धीरे धीरे कम हो गया। शियाओ यान से लड़ना उनके लिए वाकई मुश्किल था। उफ, ये तो सच में मेरा। काले वस्त्र पहने महिला ने मन ही मन सोचा, और उसके सुंदर चेहरे पर काले वस्त्र के नीचे लालिमा छा गई। उसने बेबसी से सिर हिलाया और काफी देर तक सोचती रही। फिर उसने बेहद विचलित भाव से हाथ हिलाया। हमेशा संयमित और शालीन रहने वाली उसकी सहज प्रवृत्ति ने अनजाने में ही उसे डांटा, दफा हो जाओ। बस दफा हो जाओ। स्वर्गीय ज्वाला, लेकर चली जाओ। बस ऐसा दिखावा करो कि आज मैं तुमसे मिली ही नहीं। ओह, काले वस्त्रधारी व्यक्ति की इस विचित्र हरकत ने शियाओ यान के चेहरे को एकदम पीला कर दिया। काफी देर बाद उसने अविश्वास भरी आवाज में कहा, तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला नहीं चाहिए। गूहे की इतनी मदद करने की मुझ पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। मैंने जोखिम उठाकर और रेगिस्तान में प्रवेश करते समय उनकी रक्षा करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। काले वस्त्रधारी महिला ने भावहीनता से कहा। बोलते बोलते उसने अचानक अपना सिर झुकाया और पीछे आकाश की ओर देखा। फिर वह मुड़कर चली गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति को मुड़कर जाते हुए देखकर जियाओ यान अवाक रह गया। फिर उसने अचानक पूछा, आप क्या कर रहे हैं? काले वस्त्रधारी महिला कुछ देर रुकी। काफी देर तक चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। आप पहले यहाँ से चले जाए। मैं उन्हें रोक दूंगी। वो, बड़ी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा सिर दरवाजे के बीच में नहीं फंसा था? कहीं तुम मेरी रिश्तेदार तो नहीं हो? मेरी चाची। शियाओ यान के होठों के कोने फड़क उठे। वह इस महिला के अजीब व्यवहार को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और अनजाने में चिल्ला उठा, दफा हो जाओ। शियाओ यान की ये बात सुनकर काले चोगे के नीचे से एक शर्मिंदगी भरी, गुस्से वाली चीख निकली। उसने अपनी आस्तीनें लहराई और पीले रंग का एक तीर तेजी से शियाओ यान की ओर बढ़ा। जैसे ही वह शियाओ यान के सिर पर लगने वाला था, अचानक वह फट गया और उसके सिर पर पीले रंग की रेत की बारिश हो गई। शियाओ यान ने जल्दी से पीली रेत को एक तरफ धकेला। उसकी निगाहें उस शांत और सुंदर आकृति पर पड़ी जो बड़े काले वस्त्र के नीचे धुंधली सी दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली, मन ही मन उलझन में था, शरीर को नीचे झुकाया और हरे कमल आसन को हथेली में थाम लिया। अचानक जैसे उसे कुछ सूझा और उसका शरीर स्थिर हो गया। उसने अचानक अपना सिर उठाया और काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथ में हरी रोशनी लिए हुए अजीब लंबी तलवार को ध्यान से देखा। धीरे धीरे काले वस्त्रधारी व्यक्ति की आकृति उस महान और सुंदर डोहुआन की आकृति में विलीन हो गई जिसने उस समय नीलम पंख वाले शेर का सामना करने का साहस किया था, यहाँ तक कि उनमें कोई अंतर नहीं रह गया और वे पूरी तरह से एक हो गए। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग में छाई धुंध में बिजली सी कड़क गई हो। एक ऐसा सुंदर नाम जिसे शियाओ यान कभी नहीं भूल सकता था, धीरे धीरे उसकी यादों की गहराई से उभर आया। उसके बाद वह नाम उसके दिमाग में एक अमिट छाप की तरह छप गया। जैसे ही इस नाम का खुलासा हुआ, काले वस्त्रधारी व्यक्ति के पहले के वे कृत्य, जो दयनीय हद तक मूर्खतापूर्ण थे, ने जियाओ यान की नाक की नोक को लाल कर दिया। युनछी, क्या तुम हो? हा हा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हा हा। रेत के तूफान से भरे आकाश के भीतर से जियाओ यान की बेहद प्रसन्न और अनियंत्रित हंसी अचानक नाचती हुई जंगली हवा के साथ काले वस्त्रधारी व्यक्ति के कान तक पहुंची। इस क्षण काले वस्त्रधारी महिला का सुंदर शरीर अचानक अकड़ गया। तेज हवा में उसका कोमल और पतला शरीर हवा में लहराते खूबसूरत फूल की तरह लग रहा था, मानो वह भव्य और सुरुचिपूर्ण प्रतीत हो रहा हो। आकाश में युद्ध। सी 222। अध्याय 222। एक संक्षिप्त बैठक। काफी देर तक रेत के तूफान में खड़े रहने के बाद काले वस्त्र पहने महिला ने एक गहरी आह भरी। धीरे धीरे मुड़ते हुए उसने अपने कोमल हाथों से अपना काला लबादा उठाया। देखते ही देखते उसका सुंदर और भावहीन सफेद चेहरा भयंकर रेत के तूफान में सामने आ गया। जब युनझी की खूबसूरत निगाहें उस युवक पर पड़ी जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, तो उसके लाल नम होठों पर अनायास ही एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शियाओ यान के कुछ देर पहले कहे गए उन शब्दों को दिल पर नहीं लिया, जिनका असर बेहद घातक था। उसे साफ पता था कि ये शब्द सिर्फ एक मजाक थे जो दूसरे पक्ष ने उत्तेजना में कहे थे। फिर भी इस मजाक ने उसके दिल के एक कोमल कोने को थोड़ा सा छू लिया। उफ, मुझे फिर भी पहचान लिया गया। युनझी ने अपने कोमल हाथों से माथे पर बिखरे काले बालों को हटाया। फिर उसने उस अजीब सी दिखने वाली लंबी तलवार को झटका दिया और उसके सुंदर चेहरे पर बेबसी के भाव उभर आए। हे, उस परिचित सुंदर चेहरे को देखकर शियाओ यान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। उसने हथेली में ग्रीन लोड सीट पकड़ी हुई थी, 2 कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आधे साल बाद मिले हैं। आप कैसे हैं? उफ, काफी अच्छा। युनझी ने अपने लाल होंठ सिकोड़ लिए। वह मानो हमेशा की तरह उदासीन दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस युवक की चमकदार मुस्कान पर पड़ती, उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली बनावटी उदासीनता तुरंत गायब हो जाती। कुछ देर ऐसा होने के बाद युनझी ने बस एक हल्की सी आह भरी, सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया। शाओ यान के शरीर पर नजर घुमाते हुए युनझी की सुंदर आंखें थोड़ी चमक उठी। 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद शाओ यान का शरीर निस्संदेह लंबा और सीधा हो गया था। कुछ महीनों तक रेगिस्तान में भटकने के बाद उसका सुंदर और कोमल चेहरा भी गहरा हो गया था।
उसके चेहरे की रेखाएं, जो पहले कुछ हद तक सौम्य लगती थीं, अब उनमें एक हल्का दृढ़ भाव झलक रहा था। स्पष्ट रूप से, इस 6 महीने में उस युवक का काफी विकास हो गया था। युनजी की पहचान के चलते, वह कई प्रतिभाशाली युवाओं से मिल चुकी थी। उनमें से कुछ इतने आकर्षक थे कि महिलाएं उन पर फिदा हो जाती थीं। फिर भी, उसने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। एकमात्र ऐसा पुरुष जिसे देखकर उसका दिल खुशी से भर उठता था, वह उसके सामने खड़ा ये युवक था, जिसके साथ उसका रिश्ता बेहद उलझा हुआ था। तुम दो उसी स्तर तक पहुंच गए हो। युनजी ने चारों ओर देखते हुए थोड़ा आश्चर्य किया, लेकिन तुरंत राहत महसूस की। जब वे अलग हुए थे, तब शियाओ यान दोषी के शिखर स्तर पर था। हालांकि शियाओ यान की प्रशिक्षण प्रतिभा को देखते हुए दोषी स्तर तक पहुंचना तो तय था, लेकिन इतनी जल्दी दोषी स्तर तक पहुंच जाना और मात्र 6 महीने में अपनी शक्ति को स्थिर कर लेना युनजी की अपेक्षा से परे था। हाँ, मैं महज भाग्यशाली था। जियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी निगाहें युनजी पर टिक गईं। पहले का आश्चर्य अब शांत हो चुका था। उसने कुछ पल सोचा और हिचकिचाते हुए पूछा, तुम पिलकिंग गुहे के साथ क्यों हो? शाओ यान का सवाल सुनकर युनजी कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गई। उसने अपनी आंखें घुमाते हुए धीरे से कहा, पिलकिंग गुहे के जियामा साम्राज्य में बहुत सारे मित्र हैं। मैं भी उनसे परिचित हूँ और उनकी ऋणी हूँ। इस बार जब वे स्वर्गीय ज्वाला की खोज में रेगिस्तान आए थे, तो उन्होंने मुझे अपने साथ आमंत्रित किया था। ओह, जियाओ यान ने सिर हिलाया। मन ही मन उसने जियामा साम्राज्य में गुहे के पद को याद करके खुशी से होंठ सिकुड़े। फिर उसने सिर झुकाकर ग्रीन लोड सीट की ओर देखा और कहा, तो अगर तुम स्वर्गीय ज्वाला को वापस नहीं लाते, तो क्या वह तुम्हें दोष नहीं देगा? शायद, लेकिन मेरा मिशन तो सिर्फ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाकी बातों के लिए मुझ पर कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। वैसे भी, वह तुम्हें एक रहस्यमयी डोहुआंग समझता था, इसलिए उसे पता होना चाहिए कि डोहुआंग से स्वर्गीय ज्वाला लेना कितना मुश्किल है। अगर मैं नाकाम रही, तो वह कुछ कह नहीं पाएगा। जाहिर है, उसे थोड़ी निराशा जरूर होगी। युनजी ने धीरे से आह भरी। हालांकि वह और गुहे पुराने दोस्त थे, लेकिन वह शाओ यान के जिद्दी स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर वह ज्वाला लेने की कोशिश करती, तो ये लड़का तुरंत ही विरोधी हो जाता। देखने में वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगता था, लेकिन कुछ मामलों में वह 3 साल के बच्चे से भी ज्यादा जिद्दी था। चाहे उसे जान से मार दिया जाए, वह अपनी मनचाही चीज नहीं छोड़ता था। अपने कोमल हाथों से अपने थोड़े दर्द भरे सिर को सहलाते हुए युनजी ने कड़वी मुस्कान दी। उसने मन ही मन अपनी बदकिस्मती पर आह भरी। किसी और से मिलना उसके लिए ठीक होता, लेकिन उसे इसी लड़के से मिलना पड़ा। अगर सामने कोई और होता, चाहे वह कोई डोहुआंग ही क्यों ना होता, युनजी फिर भी स्वर्गीय ज्वाला को चुराने के तरीके सोचती। हालांकि अपनी ताकत के दम पर वह पलक झपकते ही स्वर्गीय ज्वाला को छीन सकती थी, लेकिन युनजी को उस व्यक्ति पर हमला करने में वास्तव में कठिनाई हो रही थी, जिसके साथ उसका एक जटिल रिश्ता था, क्योंकि उसने एक बार उसके लगभग नग्न शरीर को देख लिया था। ही युनजी की झुंझलाहट को समझते हुए शियाओ यान ने अजीब सी मुस्कान दी। उसने हरे कमल आसन को अपने सीने से लगाकर बुदबुदाया, माफ करना, मैं भी पिछले 6 महीनों से इसी चीज के पीछे पड़ा हूँ। अगर तुम रेगिस्तान में नहीं भी आते, तो भी मैं रानी मेडुसा को ढूंढता ही रहता। लेकिन तुम्हें स्वर्गीय ज्वाला किस लिए चाहिए? तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ, अगर तुम इसके जरा से भी संपर्क में आए, तो तुम्हारा शरीर भी नहीं बचेगा। युनजी ने शियाओ यान के हाथ में मौजूद हरे कमल आसन को देखते हुए धीरे से भौहें चढ़ाईं और फिर उलझन भरी आवाज में कहा, हाँ, ऐसा होना तो तय है, लेकिन मुझे इसकी सच में जरूरत है। जियाओ यान ने हंसते हुए स्पष्ट ढंग से जवाब दिया। शाओ यान के स्पष्ट रवैये को देखकर युनजी केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सकी। चूंकि वह और कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए युनजी ने भी और कुछ पूछना नहीं चाहा। तुरंत ही उसने अपना सिर झुकाया और दूर रेगिस्तान की ओर देखने लगी। उसने कहा, तुम्हें पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। नागमानव जाति के 2 डोवांग पीछे से तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए उन्हें रोकने में तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद क्या होगा, मुझे लगता है कि तुम बिना अलविदा कहे ही चले जाओगे। शियाओ यान ने कंधे उचकाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ करना, पिछली बार मुझे सच में कुछ जरूरी काम आ गए थे। इसलिए, शियाओ यान के शब्दों में थोड़ी नाराजगी सुनकर युनजी ने बस धीरे से समझाया। फिर उसने कहा, उन्हें ब्लॉक करने के बाद मैं गुहे और बाकी लोगों से मिलने जाऊंगी। आखिरकार, हमारी मुलाकात पहले से तय है। क्या तुम्हें इतनी जल्दी है? शियाओ यान ने बेबसी से आह भरी। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमारा मिलना इतना मुश्किल था, फिर भी हमें तुरंत अलग होना पड़ा। पता नहीं अगली मुलाकात के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे लोग हमेशा इतने रहस्यमय होते हैं। युनजी ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने युवक के चेहरे को गौर से देखा और थोड़ा हिचकिचाई। अचानक उसने पूछा, क्या तुम अकेले ही अभ्यास कर रहे हो? हाँ, मुझे लगता है। जियाओ यान ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने याओ लाओ का राज नहीं खोला। आपकी प्रशिक्षण प्रतिभा काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन बेहतरीन जैड को भी बारीकी से तराशने की जरूरत होती है। आखिरकार, अकेले प्रशिक्षण लेने से आप कई अनावश्यक रास्ते अपना लेंगे। अगर आपको कोई आपत्ति न हो, तो मैं आपके लिए एक जगह का पता बता सकती हूँ। वहां आपको सर्वोत्तम प्रशिक्षण वातावरण मिलेगा। युनजी की खूबसूरत आंखों में हल्की सी चमक आए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी जगह? शियाओ यान थोड़ा असमंजस में था। हालांकि उसे वहां जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सका।
धुंधले बादल संप्रदाय। युनजी मुस्कुराए और बोली, जियामा साम्राज्य में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय अत्यंत शक्तिशाली है। संयोगवश मेरा वहां एक मित्र है। यदि आप तैयार हों तो मैं। यहां तक पहुंचते ही युनजी अचानक रुक गई। उसने देखा कि उसके सामने खड़े युवक के चेहरे पर मुस्कुराता हुआ भाव अचानक थोड़ा विकृत हो गया था। क्या हुआ? युनजी ने अनिश्चित स्वर में पूछा। उसे खुद भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। हाँ, छोड़ो भी, मुझ जैसे छोटे से जीव का मिस्टी क्लाउड सेक्ट जैसी जगह पर जाने का क्या मतलब है? अगर मैं गया तो सिर्फ उपहास का पात्र बनूंगा। जियाओ यान ने सिर हिलाते हुए ठंडे लहजे में कहा। अचानक कुछ घृणित हो चुके शियाओ यान को देखकर युनजी ने धीरे से अपनी भौहें सिकुड़ी और समझाया, मिस्टी क्लाउड सेक्ट उतना असहनीय नहीं है जितना तुम सोचते हो। इसके अलावा तुम्हारी प्रशिक्षण प्रतिभा को देखते हुए कौन तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है? मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। कम से कम तुम सीधे उपयुक्त विधियां और 2 तकनीकें प्राप्त कर पाओगे। और मिस्टी क्लाउड सेक्ट के शिष्य भी विशेष रूप से चुने हुए हैं। उनके गुण भी बुरे नहीं हैं और तुम उनके साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाओगे। उफ, छोड़ो भी। वैसे भी मुझे उस जगह के बारे में कुछ खास अच्छा नहीं लगता। मैं अकेले ही साधना करके खुश हूं और उस संप्रदाय में जाने का मेरा मन नहीं है। युनजी द्वारा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का इतना सटीक वर्णन सुनकर शियाओ यान के मन में असंतोष की भावना उमड़ पड़ी। खासकर तब जब उसने सुना कि वहां के शिष्यों का स्तर बुरा नहीं है। उसके मन में अचानक क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। बुरा नहीं? एक ऐसी जगह जो नालन यानरान जैसी लड़की को प्रशिक्षित कर सकती है। भला ये कितना अच्छा हो सकता है? उदास चेहरे के साथ शियाओ यान ने एक गहरी आह भरी। उसने अधीरता से हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से कहा, ठीक है। अब और कुछ मत कहो। चूंकि तुम्हें गूहे और बाकी लोगों को ढूंढना है, इसलिए हम यहीं विदा लेते हैं। मुझे भी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। अलविदा। मौका मिला तो फिर मिलेंगे। अगर तुम सच में मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहते तो भूल जाओ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में यदि कोई अवसर मिला तो मैं आपका यह एहसान चुकाऊंगा। इतना कहने के बाद जियाओ यान ने कोई और अनावश्यक शब्द नहीं कहे। उसने हरे कमल आसन को हाथ में उठाया, मुड़ा और अपनी पीठ पर लगे पंखों को फड़फड़ाया। इसके बाद वह तेजी से हवा में उड़ गया और पीछे मुड़े बिना दूर चला गया। रेत के टीले पर असमंजस में खड़ी युनजी काले बिंदु में तब्दील हो चुके शियाओ यान को देखती रही। कुछ देर बाद उसने अपने होंठ काटे और गुस्से से पैर पटके। उसके चेहरे पर एक ऐसी नाराजगी झलक रही थी जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शियाओ यान के लिए योजना बनाते समय उसकी मंशा अच्छी थी, लेकिन उसे उससे ऐसी नकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा उसके शब्दों में छिपे व्यंग्य ने युनजी को ऐसा महसूस कराया जैसे उसका दिल किसी भेड़िए ने खा लिया हो। टीएल, भेड़िए द्वारा खाया गया दिल। इस मामले में इसका मतलब है कि उसने उसके अच्छे इरादों की सराहना नहीं की और इसके बजाय उसे व्यंग्यपूर्ण शब्दों से चोट पहुंचाकर जवाब दिया। जिद्दी लड़के, अगर नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। इस तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। युनजी ने अपने लाल होठों को दबाया। उसके पैर की एड़ी रेत के टीले पर जोर से पड़ी। एक जबरदस्त ताकत निकली और रेत के टीले पर 10 मीटर से ज्यादा गहरी खाई खोद डाली। तुम भी मेरी मदद करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे छोटे से डोशी के एहसान को इतना महत्व दूंगा? अपना क्रोध उग्र रूप से प्रकट करने के बाद युनजी का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने अचानक अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और एक गहरी आह भरी। उसके चेहरे पर जो भाव आमतौर पर कम ही दिखाई देते थे, वे धीरे धीरे गायब हो गए। उनकी जगह शीतलता और उदासीनता ने ले ली। अपना सिर झुकाते हुए युनजी ने ठंडे स्वर में अपनी दृष्टि के किनारे पर दिखाई देने वाले 2 छोटे काले बिंदुओं को देखा जो तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। चिपचिपी मिठाइयों का एक समूह जिसे फेंका नहीं जा सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? टीएल, चिपचिपी कैंडी से तात्पर्य उन लोगों से है जो किसी दूसरे से चिपक जाते हैं। उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार आगे की ओर इशारा कर रही थी और उससे एक तीव्र तलवार की शक्ति निकली। वह पास आते हुए 2 छोटे बिंदुओं को उदासीनता से घूर रही थी और उसके होठों के कोने पर एक बर्फीली मुस्कान उभर आई। स्पष्ट रूप से शाओ यान के कारण उत्पन्न शिकायतों और क्रोध से भरी वह इन लोगों का उपयोग करके अपना क्रोध निकालने की योजना बना रही थी। आकाश में युद्ध। सी 223। अध्याय 223। 5 सांपों के घातक विष की मोहर। उदास चेहरे के साथ जियाओ यान रेगिस्तान में कुछ दूर तक उग्रता से उड़ता रहा, फिर धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसकी गति धीमी हो गई। युनजी के प्रति अपने रवैये को याद करते हुए वह कड़वी मुस्कान से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि उसने हद से ज्यादा कर दिया था। उसने मेरी भलाई के लिए एक प्रशिक्षण स्थल की सिफारिश की। उफ, मैं कितना लापरवाह था। जियाओ यान ने धीरे से अपना माथा थपथपाया और आह भरी। शाओ यान ने धीरे से अपने माथे को हथेली से रगड़ा। उसे याद आया कि युनजी उसे देखकर कितनी निराश हुई थी, लेकिन फिर भी उसने स्वर्गीय ज्वाला लेने का इरादा छोड़ दिया था। उसके हृदय में पश्चाताप की भावना और भी प्रबल हो गई। उसके पीठ के पीछे के पंख हल्के से फड़फड़ाए और शियाओ यान का शरीर हवा में ही रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और रेगिस्तान के छोर को घूरते हुए हिचकिचाहट से बुदबुदाया, क्या मुझे वापस जाकर देखना चाहिए? शाओ यान ने भौहें चढ़ाकर कुछ पल सोचा। उसकी नजर हाथ में पकड़ी हुई हरी कमल की गद्दी पर पड़ी और उसने हल्की सी आह भरी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी क्षमता को देखते हुए डोडो वांग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस समय स्वर्गीय ज्वाला जैसा अनमोल रत्न धारण किए हुए हूँ। अगर मैं वापस लौटा तो शायद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दूं।
शाओ यान कुछ देर तक मन ही मन बड़बड़ाता रहा। ठीक जब वह जाने की योजना बना रहा था, तभी रेगिस्तान के दूर भीतरी इलाके में शांत आकाश अचानक प्रचंड हो उठा। क्षितिज से 5 अत्यंत प्रचंड शक्तियां निकलीं। ये 5 अलग अलग शक्तियां 5 विशाल रंगीन स्तंभों में बटी हुई थीं। वे मानो आकाश को थामे हुए 5 स्तंभों की तरह थीं, मानो विशाल नीले आकाश में मजबूती से टिकी हुई हों। यह क्या है? अपनी दृष्टि के किनारे पर स्थित 5 विशाल प्रकाश स्तंभों को गंभीरता से घूरते हुए जियाओ यान का चेहरा बदल गया और वह अनजाने में चिल्ला उठा। नाग जाति के बलवान लोग। 5 डोऊ वांग। याओ लाओ की कुछ हैरान करने वाली बुरी आवाज शाओ यान के दिल में गूंजी। लगता है नाग जाति के बलवान लोग बहुत जल्दी आ गए हैं। लगता है युनझी नाम की उस औरत को कुछ परेशानी होने वाली है। 5 डोऊ वांग। ये सुनकर शियाओ यान का दिल अचानक उछल पड़ा। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। भौहें चढ़ाकर उसने कहा, उनकी गति वाकई बहुत तेज है। लेकिन युनझी की ताकत के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? आखिर वह भी एक डोऊ हुआंग है। ये कहना मुश्किल है। एक डोऊ हुआंग बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन एक डोऊ वांग भी कुछ कमजोर नहीं है। इसके अलावा ये 5 डोऊ वांगों का योग है। और नाग जनजाति के शक्तिशाली लोग अपने वंश के कारण अपनी शक्ति को संयोजित करने के लिए कुछ दो तकनीक जानते हैं। अगर हम इन सभी को जोड़ें, तो युनशी को उनसे निपटने में काफी परेशानी होनी चाहिए। याओ लाओ ने अपने विचार व्यक्त किए। शाओ यान की भौहें और भी तन गईं। कुछ देर बाद उसने अपने होंठ कसकर दबाए, रेगिस्तान के ऊपर स्थित 5 विशाल ऊर्जा स्तंभों को ध्यान से देखा और बिना किसी झिझक के कहा, तो हम वापस लौटेंगे। यह आप पर निर्भर करता है। याओ लाओ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। शाओ यान ने सिर हिलाया, हरे कमल की गद्दी उठाए और अपनी पीठ पर लगे बैंगनी बादल के पंखों को धीरे से फड़फड़ाया। वह मुड़ा और तेजी से उसी रास्ते पर वापस चला गया जिससे वह आया था। अनंत सुनहरे रंग के रेगिस्तान में 6 आकृतियां खाली जगह में लटकी हुई थीं। उनमें से प्रत्येक के पीछे दोची के पंखों का एक जोड़ा फड़फड़ा रहा था। जैसे ही दोची के पंख फड़फड़ाते, हल्की हवा के झोंके पीले रंग की धूल की लहरें उड़ा ले जाते। आसपास मौजूद 5 आकृतियों के बीच काले वस्त्र पहने महिला उदासीन भाव से खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखों ने चारों ओर मौजूद पांचों पर एक पल के लिए नजर डाली और धीरे से कहा, आपकी गति ने मुझे सचमुच चौंका दिया है। वाह! यानसी, जिसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, ने बलगम के साथ ताजा खून थूक दिया। उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके पेट के निचले हिस्से और बाहों पर कई भयानक घाव उभर आए थे। जब वह और भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति युनझी को रोकने के लिए आगे बढ़े, तो पूरी तरह से काले वस्त्रों में लिपटी महिला ने प्रतिशोध की भावना से भरी उस स्त्री का व्यवहार किया जिसे किसी पुरुष ने त्याग दिया हो। मिलते ही उसने उन पर हमला कर दिया, उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। इस स्थिति में, जब उनके पास कोई कार्रवाई करने का समय नहीं था, यानसी ने पहला वार झेला। महज कुछ ही मिनटों में काले वस्त्रधारी व्यक्ति के हमले में यानसी को काफी गंभीर चोटें आईं। अगर बाकी 3 शक्तिशाली नाग मानव समय पर न पहुंचते, तो धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की मदद के बावजूद भी उसकी हालत और भी गंभीर हो सकती थी। एक डो वांग को बलवान माना जा सकता है, लेकिन वह डो हुआंग से बिल्कुल अलग स्तर का था। केवल 2 डो वांग होने से डो हुआंग से मुकाबला करने की क्षमता नहीं थी। इसके अलावा यानसी की युद्ध शैली हमेशा आमने सामने की लड़ाई रही थी। इस तरह डो हुआंग से लड़ने पर वह स्वाभाविक रूप से बुरी तरह हार जाता। बेशक, उसकी चोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि काले वस्त्रधारी महिला अपने हमलों में बेहद क्रूर थी। तुम्हारे हमले बेहद क्रूर हैं। तुमने हमारे नाग जनजाति के क्षेत्र में गुस्ताखी से घुसने के बाद न सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि इतना घमंड भी दिखाया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारी नाग जनजाति में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें हरा सके? धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर ठंडी निगाहें घुमाते हुए भारी स्वर में कहा। हे, माफी मांगूं, लेकिन अगर मैं माफी मांग भी लूं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसे स्वीकार करेंगे। वैसे तो माफी मांगना बेकार है, तो क्यों मांगूं? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने बेपरवाही से हंसते हुए कहा, रानी मेडुसा को खो चुके नाग मानव जाति के लोग ज्यादा परेशानी खड़ी करने में असमर्थ लगते हैं। घृणित और निर्लज मनुष्यों, यदि तुम लोग आकर उन्हें परेशान न करते, तो महारानी का विकास कैसे विफल हो सकता था? यानसी ने क्रोध से चिल्लाते हुए कहा। अरे नहीं, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो, तो मुझे डर है कि तुम पूरी तरह गलत हो। हालांकि रानी मेडुसा का विकास असफल रहा लगता है, लेकिन उसका पालन पोषण मैंने किया है। इसलिए मुझे हल्का सा आभास है कि उसकी वास्तव में मृत्यु नहीं हुई है। भविष्य में किसी दिन वह टाइगर रेगिस्तान में वापस आएगी और एक बार फिर हमारी नाग मानव जाति का नेतृत्व करते हुए इस शापित जगह को छोड़कर जाएगी। धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, जब वह समय आएगा, तो हम जरूर जाएंगे और आज ही सारे हिसाब चुकता कर लेंगे। आपका नाम यिनशी होना चाहिए, है ना? नाग जाति में एक बहुत सम्मानित बुजुर्ग। आपकी वर्तमान शक्ति 8 सितारा डो वांग तक पहुंच चुकी है। आपने जो कहा, शायद अगर सच में ऐसा दिन आया, तो मैं सच में आपसे मुकाबला करना चाहूंगी। धूसर वस्त्रधारी बुजुर्ग की ये बातें सुनकर युनझी ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। उसने तुरंत धीरे से हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, जियामा साम्राज्य में 3 प्रसिद्ध डो हुआंग हैं। मैं उन सभी से मिल चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी पहचानता हूँ। ही, तुम्हारे पीछे वाकई बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन बस इंतजार करो। हमारी नाग जाति बदला जरूर लेगी। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। एक अर्थहीन धमकी। युनझी ने धीरे से हंसते हुए अपना सिर हिलाया।
वह स्वाभाविक रूप से उन निकम्मे लोगों में से नहीं थी जो एक साधारण धमकी से डर जाते। तुरंत ही वह हंस पड़ी और धीरे धीरे अपने हाथ में हरी रोशनी से जगमगाती लंबी तलवार को ऊपर उठाया। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई और वह खिलखिलाते हुए बोली, चूंकि तुमने पहले ही इतनी बुरी बातें कह दी हैं, तो मुझे दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। आज मैं देखना चाहती हूँ कि तुम पांचों में से कितने बच पाते हो। तुम भले ही 2 हुआंग हो, लेकिन हम 5 वांगों से निपटना इतना आसान नहीं होगा। युनझी की बात सुनकर हरे रंग का चोला पहने एक अधेड़ उम्र के नागपुरुष ने क्रूर और उग्र भाव से चिल्लाते हुए कहा। तो आकर कोशिश करो। युनझी के कोमल हाथों ने धीरे से तेज तलवार की धार पर स्पर्श किया। तलवार की झनकार की स्पष्ट ध्वनि हवा में गूंज उठी। तलवार की झनकार के साथ ही युनझी का शरीर अचानक गायब हो गया। अगली बार जब वह प्रकट हुई तो वह हरे रंग के वस्त्रधारी नागपुरुष के पीछे थी। तलवार की नोक पर हल्के हरे रंग की तलवार की ऊर्जा 3 फीट से अधिक फैल चुकी थी। एक चालाक और क्रूर तरीके से यह उसके अंतिम महत्वपूर्ण अंक की ओर भेद गई। जैसे ही युनझी का शरीर गायब हुआ, युद्ध में माहिर हरे वस्त्रधारी नागपुरुष ने कुछ महसूस किया। उसने अपनी नागपूंछ घुमाई और अपना शरीर अजीब तरह से आधा फुट बाईं ओर मोड़ा। इस तरह वह उस ठंडी तलवार के वार से बाल बाल बच गया। हालांकि उसका पहला हमला चूक गया, युनझी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसने हथेली से तलवार की मूठ छोड़ दी। पल भर में वह अजीब सी लंबी तलवार उसकी हथेली पर टिक गई और तेजी से घूमने लगी। तेज तलवार की धार ठंडी चमक के साथ हरे वस्त्रधारी सर्प पुरुष की कमर पर धीरे से कट गई। उसकी कमर पर मौजूद कठोर सर्प शल्क तीव्र ची संपीड़न से उत्पन्न तलवार की ऊर्जा के लिए पतले कागज की तरह थे और उन्होंने हमले का कोई प्रतिरोध नहीं किया। ची तलवार की धार के मांस को चीरने की भयावह आवाज हवा में गूंज उठी। हरे वस्त्रधारी सर्प आकृति ने अपना हाथ कमर पर कसकर रखा हुआ था। उसकी उंगलियों के बीच से चमकीला लाल खून रिस रहा था और लगातार टपक रहा था। तीव्र दर्द के कारण उसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। युनझी के अचानक हमले से लेकर हरे वस्त्रधारी नागपुरुष के घायल होकर पीछे हटने तक केवल एक पल का ही समय बीता था। जब सभी ने संभल कर अपनी स्थिति संभाली, तब तक नागपुरुष जाति के शीर्ष सदस्यों में से एक हरे वस्त्रधारी नागपुरुष घायल होकर थके हारे ढंग से पीछे हट चुका था। उसकी गति बहुत तेज है, अकेले उसका सामना मत करो। 5 नागों का घातक विष। धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने घायल नाग मानव को देखते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसने आवाज लगाई, धूसर वस्त्र पहने उस बूढ़े व्यक्ति के हाथों ने तेजी से कई मुद्राएं बनानी शुरू कर दी, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया गईं। जैसे जैसे ये मुद्राएं बन रही थी, उसकी हथेली में एक बड़ी, शांत, हरी रोशनी तेजी से एकत्रित हो रही थी। जैसे ही धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति ने मुद्राएं बनाना शुरू किया, शेष चारों ने भी तुरंत मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी मुद्राओं का अनगिनत बार अभ्यास किया था, इसलिए आदेश मिलते ही वे इन कठिन मुद्राओं को शीघ्रता से पूरा करने में सक्षम हो गए। जैसे ही उन 5 ने मिलकर मुहरें बनाई, अचानक कहीं से एक शांत, हल्के प्रकाश की ऊर्जा का घेरा प्रकट होने लगा, जिसने उन्हें मजबूती से घेर लिया। स्पष्ट रूप से, ये कदम प्रतिद्वंद्वी को मुहरें बनाने वालों पर अचानक छुपकर हमला करने से रोकने के लिए उठाया गया था। युनझी की सुंदर आंखों में जिज्ञासा की एक चमक कौंध गई जब उसने उन 5 के हाथों में बढ़ती हुई सघन ऊर्जा को देखा। उसने नाग मानव जाति की 2 तकनीक की विचित्रता के बारे में सुना था। यह विशेष रूप से कुछ विलय 2 तकनीक के लिए सच था, जो कई क्यूई को एक में मिलाकर एक साथ बाहर निकाल सकती थी, जिससे उच्च श्रेणी के शक्तिशाली लोगों से मुकाबला करने का लक्ष्य प्राप्त होता था। उनकी वर्तमान में प्रयोग की जा रही विलय 2 तकनीक को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह उच्च जुबान स्तर की है। इस स्तर की विलय 2 तकनीक को नाग जनजाति में अत्यंत उच्च स्तर की तकनीक माना जा सकता है। इसलिए केवल 8 बड़ी जनजातियों के नेताओं के पास ही इसका उपयोग करने की क्षमता और योग्यता थी। 5 सांपों के जहर से सील टूट गई। फॉर्म। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की धीमी सी चीख के बाद 5 डोवांग के हाथों की चमक अचानक अत्यंत शानदार हो गई। पल भर में 10 फीट ऊंचे 5 शांत हरे ऊर्जा स्तंभ अचानक उन 5 की हथेलियों से निकल पड़े। उनकी हथेलियों से शांत हरे रंग के ऊर्जा स्तंभ निकलने के बाद वे एक दूसरे के साथ घूमने लगे। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में अचानक एक विशाल ऊर्जा स्तंभ प्रकट हुआ। जब आकाश में यह ऊर्जा स्तंभ प्रकट हुआ, तो रेगिस्तान में भयंकर हवाएं चलने लगीं। रक्तपिपासा और निर्ममता से भरी एक ऊर्जा अचानक इस ऊर्जा स्तंभ के भीतर से प्रकट हुई। ऊर्जा का विशाल स्तंभ अचानक मरोड़ने लगा और 100 फीट से भी अधिक लंबे हरे रंग के ऊर्जा सर्प में परिवर्तित हो गया। फुफकार। हरे ऊर्जा सर्प के प्रकट होते ही रेगिस्तान में भीषण हवाएं चलने लगीं। एक एक करके नंगी आंखों से दिखाई देने वाले बवंडर हरे ऊर्जा सर्प के शरीर के किनारे तेजी से घूमने लगे। उनकी सरसराहट की आवाज रेगिस्तान में गूंज उठी। आकाश में विशाल हरे ऊर्जा सर्प को देखते हुए युनझी की सुंदर आंखों में आश्चर्य और गंभीरता दोनों झलक रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 5 डोवांग वास्तव में इतनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन कर सकेंगे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि नाग जनजाति की 2 तकनीकें डोची महाद्वीप में काफी प्रसिद्ध हैं। इस तरह की विचित्र विलय 2 तकनीकें वाकई लोगों को चौंका देती हैं। युनझी ने धीरे से आह भरी। उसने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया और उसके शरीर की सारी शक्तियां अचानक बदल गईं, मानो तलवार की धार की तरह तेज हो गईं। उसके शरीर के चारों ओर हरे रंग की असंख्य तेज हवाएं तेजी से उमड़ने लगीं। जैसे ही युनझी ने अपनी ओर बढ़ते हुए विशाल हरे सर्प को ध्यान से देखा, उसी दौरान उसने अपने पैर की उंगली से हवा में धीरे से थपथपाया और अपने हाथ में एक शक्तिशाली हमले की तैयारी कर ली।
वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। क्षितिज पर एक मोटी सफेद लौ से पूरी तरह ढकी हुई एक मानव आकृति कुछ पल के लिए चमकी और अजीब तरह से युन जी के सामने प्रकट हुई, मानो वह टेलीपोर्ट हो गया हो। उसके हाथों ने झटका दिया और एक उग्र सफेद लौ ने आसमान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद ऐसा लगा जैसे कोई विशाल लहर उस विशाल हरे सर्प को निगल गई हो। हवा में लटकी हुई युनजी इस अचानक दृश्य को निःसंकोच देखती रही। उसका सुंदर चेहरा एक ही समय में स्तब्ध और आश्चर्यचकित था। आकाश में युद्ध सी 224 अध्याय 224 क्षमता। जब विशाल हरे रंग का ऊर्जा से भरा सर्प घनी सफेद ज्वाला के संपर्क में आया तो वह तेजी से गायब होने लगा, ठीक वैसे ही जैसे बर्फ गर्मी के संपर्क में आने पर पिघल जाती है। पलक झपकते ही आसमान में तेजी से उड़ने वाला वह भयंकर विशाल सर्प अचानक आकाश से गायब हो गया। बस उसकी एक उदास सी चीख ही रह गई जो धीरे धीरे आकाश में गूंजती रही, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। अचानक हुए इस बदलाव से सभी के चेहरे स्तब्ध रह गए। काफी देर बाद कई चौंकी हुई निगाहें आखिरकार आकाश में मौजूद ज्वाला के आकार के व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। नीले आकाश के नीचे एक आकृति खड़ी थी और उसके शरीर पर एक मोटी सफेद लौ लगातार फैल रही थी, जिसने उसे पूरी तरह से ढक लिया था। लौ इतनी घनी थी कि बाहर खड़े लोगों को भी उसके नीचे दबे व्यक्ति का चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। लौ के कारण उत्पन्न उच्च तापमान से आसपास की हवा थोड़ी विकृत दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो हवा में सिलवटें बन गई हों, जो बेहद विचित्र लग रही थी। हालांकि नागमानव जाति के पांचों डोवांग काफी दूर थे, फिर भी वे सफेद लौ से निकलने वाली तीव्र गर्मी को महसूस कर सकते थे। सूखे गले से उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे के दिलों में भय देख सकते थे। तुम कौन हो? नागमानव जाति के मामलों में तुमने दखल क्यों दिया? अचानक प्रकट हुए उस अग्नि आकृति और उसके भयंकर हमले ने धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति का चेहरा और भी गंभीर बना दिया। हालांकि ऐसी स्थिति में वह अज्ञात मूल के एक रहस्यमय और शक्तिशाली व्यक्ति को यूं ही चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपने साथियों से नजरें मिलाईं और फिर एक कदम आगे बढ़कर गहरी आवाज में पूछा, कोई कारण नहीं, मुझे बस ये पसंद है। सफेद लौ के भीतर से एक बूढ़ी आवाज निकली, जो न तेज थी न धीमी। इस उदासीन स्वर ने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह के चेहरों को विकृत कर दिया। ज्वाला से घिरे उस व्यक्ति से कुछ दूरी पर खड़ी युनजी अपने सामने खड़ी उस आकृति को देखकर थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने एक पल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी। हालांकि जियामा साम्राज्य में उसे कोई ऐसा शक्तिशाली डोहुआंग याद नहीं आ रहा था जो सफेद ज्वाला को नियंत्रित कर सके। युनजी की सुंदर आंखें धधकती हुई सफेद लौ पर पड़ी, फिर अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एक पल बाद उसे अचानक गहरा सदमा लगा। उसे अपनी इंद्रियों से साफ महसूस हो रहा था कि मोटी सफेद लौ से निकलने वाली तीव्र गर्मी के बावजूद वह लौ मानो 1000 साल पुरानी बर्फ के टुकड़ों जैसी लग रही थी। लेकिन बर्फ इतनी गर्म लौ कैसे निकाल सकती है? यह अजीबोगरीब चीज क्या थी? कहीं ये स्वर्गीय ज्वाला तो नहीं है? युनजी ने अपनी आंखें झपकाईं और उन अजीब प्राकृतिक ज्वालाओं को याद किया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। सदमे के साथ साथ उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। आज उसने 2 स्वर्गीय ज्वालाएं देख ली थीं, जबकि आमतौर पर इन्हें देखना बेहद दुर्लभ होता है। क्या इसे सौभाग्य माना जा सकता है? हे बुजुर्ग महोदय, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। हाँ, लेकिन ये उछल कूद करने वाले मस्खरे मेरे लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। अपने मन से इन विचारों को दूर करने के लिए सिर हिलाने के बाद युनजी ने अपने सामने खड़े उस व्यक्ति को मुस्कुराते हुए कहा और उसके सुंदर चेहरे पर कृतज्ञता और कोमलता झलक रही थी। शायद आग की लपटों से घिरी उस आकृति ने धीमी आवाज में कहा, मैं मामलों में दखल देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझसे अनुरोध न किया होता तो मैं इतनी जल्दी आने की कोशिश भी न करता। किसी की गुजारिश। ये सुनकर युनजी कुछ पल के लिए अवाक रह गई। भौहें सिकोड़कर उसने पूछा, महोदय, क्या मैं जान सकती हूँ कि किसने आपसे मेरी मदद करने के लिए कहा है? क्या ये गूहे है? हे जियामा साम्राज्य में गूहे की प्रतिष्ठा भले ही काफी अच्छी हो, लेकिन मुझसे कुछ भी करवाने का हक उनमें नहीं है। उस तेज तर्रार शख्स की हंसी में थोड़ी सी अवहेलना झलक रही थी। उस उग्र आकृति को तुरंत असहमत होते देख युनजी एक बार फिर असमंजस में पड़ गई। उसके सुंदर चेहरे पर तुरंत संदेह के भाव उभर आए। उसके जान पहचान वालों में से बहुत कम लोग ऐसे थे जो किसी डोहुआन को कार्रवाई करने के लिए उकसा सकते थे। इसके अलावा रेगिस्तान में उसका आना एक गुप्त योजना का हिस्सा था। इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता था, इसलिए केवल गूहे के पास ही सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के लहजे से ऐसा लग रहा था कि उसे पिल्किंग की ज्यादा चिंता नहीं थी। सोचना बंद करो। इन लंबी पूंछ वाले नाग मानवों से छुटकारा पाने के बाद मुझे भी जल्दी से जाकर कुछ करना है। ज्वाला से ग्रसित मानव आकृति ने हाथ हिलाते हुए बेपरवाही से कहा। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और हवा में मौजूद पांचों डोवांग्स को देखा। धीमी आवाज में उसने कहा, मैंने बहुत पहले सुना था कि नागमानव जाति की 2 तकनीकें बहुत अनोखी होती हैं। आज मैं उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ। धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के होठों का कोना फड़क उठा, जब उसकी निगाहें जलती हुई मानव आकृति पर भयावह ढंग से टिकी थीं। अपने अनुभव के बावजूद वह समझ गया कि वह अपने सामने खड़े इस शक्तिशाली व्यक्ति के मूल का पता नहीं लगा सकता। उसे अविश्वास हुआ और उसका मन धीरे धीरे उदास हो गया। वे कुछ समय के लिए अपनी डोची शक्ति को मिलाकर डोहुआंग से लड़ सकते थे, लेकिन अगर 2 डोहुआंग होते तो वे पांचों आसानी से हार जाते। धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति को डोहुआंग की शक्ति का स्पष्ट ज्ञान था और वह अपने समूह और विरोधियों के बीच का अंतर भी जानता था।
नाग जाति को तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आज तुमने जो किया है उसे नाग जाति याद रखेगी। भले ही उनके समूह की ताकत कम हो गई थी, लेकिन धूसर वस्त्रधारी बूढ़ा कमजोर दिखना नहीं चाहता था। इसलिए भले ही वे नुकसान में थे, धूसर वस्त्रधारी बूढ़े ने अपनी ठंडी मुस्कान बनाए रखी और कुछ दृढ़ शब्द कहे। इसके बाद उसने एक तीखी चीख मारी और चिल्लाया, पीछे हटो। धूसर वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की चीख सुनकर आसपास के चारों डोवांग एक पल के लिए झिझके, फिर आकाश में जलती हुई मानव आकृति को दृढ़ता से देखने लगे। उनके हाथों ने एक साथ कुछ मुद्राएं बनाई। एक चीख के बाद पांचों नाग मानव फट पड़े। विस्फोट की आवाज हवा में गूंजते ही असंख्य छोटे ऊर्जा सर्प चारों दिशाओं में फैल गए और रेगिस्तान में हर दिशा में दौड़ने लगे। जब युनझी ने धूसर वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति के समूह को भागने की कोशिश करते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। वह उन्हें रोकने के लिए अपना शरीर हिलाने ही वाली थी कि तभी उस आग की लपटों से घिरी आकृति ने उससे हाथ मिलाया। युनझी ने जब जलती हुई मानव आकृति की हलचल देखी तो वह अपनी कार्रवाई रोक सकी। कुछ क्षणों के लिए ज्वाला से घिरी उस मानव आकृति ने निर्भीक दृष्टि से भागते हुए असंख्य छोटे ऊर्जा सर्पों को देखा, फिर धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को हिलाया। तुरंत ही घनी सफेद ज्वाला से 5 नुकीली सुइयां निकलीं और उसके सामने तेजी से आकार लेने लगीं। जैसे ही 5 ज्वाला जैसी नुकीली सुइयां धीरे धीरे घूमने लगी, ज्वाला से घिरी मानव आकृति ने चारों ओर फैले छोटे छोटे ऊर्जा के सांपों को ठंडे भाव से देखा, जो मानो पूरे स्थान को घेरे हुए थे। उसकी प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली और अनगिनत छोटे सांपों के बीच छिपे असली शरीर को खोजने लगी। पल भर में उसने एक कोमल ठंडी मुस्कान बिखेरी। अपनी उंगली से हल्के से थपथपाते ही 5 मोटी सफेद ज्वाला जैसी नुकीली सुइयां अचानक 5 अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। मोटी सफेद नुकीली सुइयां देखने में भले ही छोटी लग रही हों, लेकिन हवा में से गुजरते हुए उन्होंने नीले आकाश में कुछ धुंधली सफेद लकीरें छोड़ दी। उनके भीतर समाहित अत्यधिक तापमान के कारण आसपास की हवा भी भाप बनकर गायब हो गई। इन साधारण दिखने वाली घुमावदार ज्वाला जैसी नुकीली सुइयों की शक्ति को देखकर युनझी के चेहरे पर विस्मय का भाव आ गया। उसके मन में इस रहस्यमय व्यक्ति की पहचान जानने की जिज्ञासा भी बढ़ गई। घुमावदार ज्वाला जैसी नुकीली सुइयां बिजली की तरह आसमान को चीरती हुई इधर उधर भाग रहे छोटे ऊर्जा सर्पों पर जा गिरीं। हालांकि छोटे ऊर्जा सर्प लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे, लेकिन घुमावदार नुकीली सुइयों का निशाना स्पष्ट था। रास्ते में उन्होंने अपने रास्ते में आ रहे कुछ छोटे सर्पों को भस्म कर दिया और फिर 5 अत्यंत छोटे सर्पों को बेरहमी से भेद दिया। जैसे ही उन्हें आने वाले भयानक हमले का आभास हुआ, 5 छोटे सांपों ने जल्दी से अपना सिर घुमाया। जब उन्होंने अपनी ओर आती हुई ज्वाला जैसी नुकीली सुइयां देखी, तो उनकी त्रिकोणीय आंखों में मनुष्य जैसी हैरानी दिखाई दी। बाघ को पहाड़ पर वापस जाने देना मेरी आदत नहीं है। चूंकि हम दुश्मन बन चुके हैं, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह की परेशानी का बीज नहीं बोऊंगा। ज्वाला से घिरे उस मानव आकृति ने धीमी आवाज में कहा और उन 5 छोटे सांपों को उदासीनता से घूरने लगा जिन पर घूमती हुई ज्वाला की सुइयां वार करने ही वाली थीं। उसके पीछे युनझी ने ज्वाला से घिरे उस मानव आकृति की हरकत देखकर कुछ नहीं कहा। वह मूर्ख नहीं थी। जब क्रूरता का समय आता था तो वह कुछ जल्लादों से भी अधिक क्रूर हो जाती थी। अपनी स्थिति और शक्ति तक पहुंचकर उसने क्रूरता और दयालुता के बीच सही सही निर्णय लेने की कला में महारत हासिल कर ली थी। TL पहाड़ पर बाघ को वापस जाने देना चीनी मुहावरा, जिसका अर्थ है किसी संभावित खतरनाक दुश्मन को भागने देना, जिससे भविष्य में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आकाश में तेज धमाकों की आवाज के साथ 5 ज्वाला जैसी नुकीली सुइयां 5 छोटे सांपों पर भयंकर रूप से टूट पड़ीं। हालांकि जैसे ही सुइयां उनके शरीर को छूने वाली थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 छोटे सांपों पर वार होने ही वाला था कि अचानक जलती हुई मानव आकृति जोर से कांप उठी। आग की लपटों के भीतर से एक धीमी दबी हुई गुनगुनाहट सुनाई दी। ये धीमी सी गुनगुनाहट सुनकर युनझी थम गई और जल्दी से पूछा, वृद्धाश्रम, क्या आप ठीक हैं? ये शब्द पूछते ही उसका चेहरा बदल गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने महसूस किया कि घनी सफेद लौ के भीतर से अचानक एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। यह ऊर्जा अचानक प्रकट हुई और बिजली की तरह खाली जगह में फैल गई। ये तेजी से उन 5 तेज नुकीली सुइयों तक पहुंच गई। एक हल्के झटके से इसने स्वर्गीय ज्वाला से बनी उन 5 नुकीली सुइयों को गायब कर दिया। इस बेहद खतरनाक क्षण के दौरान 5 छोटे सांपों ने अपनी पूंछें लहराईं और अपने शरीर को रेत के टीलों में हिंसक रूप से धंसाते हुए उन दोनों लोगों की नजरों से बेहद शर्मनाक तरीके से गायब हो गए। धिक्कार है उस जानवर पर। 5 छोटे सांपों को गायब होते देख घनी सफेद लौ के भीतर से एक क्रोधित बुरी आवाज सुनाई दी। जैसे ही क्रोधपूर्ण गालियां थमी, वह हल्की सी उग्र और भयावह ऊर्जा धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ ही क्षणों में वह ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई, मानो वह कभी प्रकट ही न हुई हो। उफ, सारी मेहनत बेकार गई। आग की लपटों से घिरी आकृति ने आह भरी और सिर हिलाया। उसने गुस्से से अपनी आस्तीनें पटकी, मानो किसी को डांट रहा हो। फिर वह मुड़ा, सुंदर युनझी पर एक नजर डाली और रेगिस्तान के किनारे की ओर उड़ गया। युनझी के कंधों के पास से उड़ते हुए ज्वाला से घिरी वह आकृति थोड़ी देर के लिए रुकी। कुछ देर झिझकने के बाद उसने कहा, जी हाँ, एक युवक ने मुझे आपसे माफी मांगने के लिए कहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ मिनट पहले उसने कुछ ज्यादा ही जोश में आकर कुछ गलत कर दिया था। ये सुनकर युनझी का प्यारा शरीर थमसा गया। उसके छोटे छोटे लाल नम होंठ फैल गए और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से अचंभित हो गया। उस रहस्यमय व्यक्ति द्वारा अनायास ही दी गई इस थोड़ी सी जानकारी से उसे पता चला कि उसकी मदद के लिए जल्दी से आया ये डो हुआंग वास्तव में शियाओ यान का आमंत्रित व्यक्ति था।
ये छोटा सा जीव, इसकी शक्ति कम नहीं है। लगता है मैंने अतीत में तुम्हें कम आंका था। युनजी ने हैरानी से बुदबुदाते हुए अपना सिर झुकाया और उस जलती हुई मानव आकृति को देखा जो उसकी दृष्टि के किनारे से तेजी से गायब हो गई थी। आकाश में युद्ध सी 225 अध्याय 225 फल प्राप्ति। आग की लपटों से घिरी मानव आकृति आसमान में उड़ती हुई गुजरी और अचानक एक क्षण के लिए हवा में ठहर गई। उसके शरीर पर लगी मोटी सफेद लौ भी धीरे धीरे गायब हो गई। लौ पूरी तरह से बुझने के बाद एक युवक का कोमल और सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। जैसे ही उस युवक ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, उसकी काली आंखें धीरे से झपकीं। उसकी आंखों में व्याप्त उतार चढ़ाव क्षण भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक युवा की धूर्तता और जीवंतता ने ले ली। गुरुजी, अभी अभी क्या हुआ? शियाओयान ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में पूछा। उसका सवाल स्वाभाविक रूप से इस बारे में था कि याओ लाओ का पहले वाला दृढ़ हमला अचानक क्यों विफल हो गया। ये सब तुम्हारी आस्तीन में छिपी उस चीज का कमाल है। याओ लाओ ने बेबसी से जवाब दिया, अगर हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला ने इसकी ऊर्जा को अलग न किया होता तो मुझे डर है कि युनजी और नाग जनता को पता चल जाता कि यह ऊर्जा रानी मेडुसा की है। क्या ये वही है? ये सुनकर शियाओयान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी हथेली आस्तीन में डाली और सावधानीपूर्वक 7 रंगों वाले छोटे सांप को बाहर निकाला, जिसका पूरा शरीर जैड की तरह गर्म था। उसने उसे अपनी हथेली पर रखा और ध्यान से देखने लगा। शियाओयान की एकाग्रता को भांपते हुए 7 रंगों वाली छोटी नागिन ने भी अपना छोटा सा सिर ऊपर उठा लिया। उसने अपनी हल्के बैंगनी रंग की आध्यात्मिकता से भरी आंखों को झपकाया। अपना मुंह खोलकर उसने धीरे से अपनी जीभ बाहर निकाली, मानो शियाओयान का चेहरा चाटना चाहती हो। उस नन्हे जीव की शरारती हरकत से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाते हुए जियाओयान मुस्कुराया और तुरंत ही नर्म लेकिन कुछ गंभीर स्वर में पूछा, शिक्षक, क्या आपको लगता है कि उसने रानी मेडुसा की यादें वापस पा ली हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर मेडुसा को अपनी याददाश्त वापस मिल जाती तो वह अपने घमंडी और अशिष्ट स्वभाव के कारण तुम्हारे साथ नहीं रहती। मुझे लगता है शायद अभी अभी मैंने नाग जनता के 5 डोवांगों को मारने का इरादा किया था। इसी वजह से मेडुसा ने कुछ समय के लिए 7 रंग के आकाश को निगलने वाले अजगर के बंधन को तोड़ दिया। 7 रंग के आकाश को निगलने वाले अजगर के वर्तमान व्यवहार को देखकर मुझे लगता है कि मेडुसा की आत्मा एक बार फिर दब गई है। याओ लाओ ने अपने विचार व्यक्त किए। शाओयान ने एक हल्की आह भरी। उसने धीरे से स्वर्ग निगलने वाले अजगर के सिर पर हाथ फेरा और कड़वी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, ये छोटा सा जीव सचमुच एक टाइम बम है। ये कहना मुश्किल है कि रानी मेडुसा कब फिर से इससे बाहर निकलेगी। मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता दी थी, लेकिन फिर भी तुम उसे अपने पास रखने पर अड़े हो। याओ लाओ ने गर्व से हंसते हुए कहा। शाओयान ने अपना सिर खुजाया और प्यारे स्वर्ग निगलने वाले अजगर को घूरते हुए असहाय होकर कहा, इस नन्हे जीव के अत्यधिक आकर्षण के कारण ही ऐसा हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि यह रानी मेडुसा की आत्मा को दबाने में सक्षम होगा। भंडारण रिंग से एमेथिस्ट विंगलान बर्थ एसेंस की एक बोतल निकालकर शियाओयान ने उसकी कुछ बूंदें हेवन स्वेलोइंग पाइथन पर डाल दी। इसके बाद उस छोटे से जीव ने संतुष्टि से अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकाली और आलस से शियाओयान की आस्तीनों में समा गया। स्वर्ग को निगलने वाले अजगर को शांत करने के बाद जियाओयान की नजर अपने नीचे फैले रेगिस्तान पर घूमी और धीरे धीरे कुछ दूरी से एक खास जगह पर टिक गई। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने पैरों के नीचे की पीली रेत को देखते हुए धीरे से कहा, यही वह जगह होनी चाहिए। शाओयान की हथेली धीरे से खुली, रेत के टीले की ओर लक्षित हुई और थोड़ी शांत रही। अचानक उसकी हथेली से एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। इस खिंचाव बल के कारण उसके नीचे की पीली रेत अचानक आसमान की ओर उड़ गई। जैसे ही पीली रेत हटाई गई, अचानक उसके नीचे कुछ मीटर गहरा एक घोर काला गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के अंदर एक हरे रंग का कमल का आसन लटका हुआ था, जिससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को पूरी तरह सुरक्षित देखकर शियाओयान ने राहत की सांस ली। उसने हाथ हिलाया और हरा कमल तुरंत हरे प्रकाश में परिवर्तित होकर शियाओयान की हथेली की ओर तेजी से बढ़ा। शियाओयान ने अपने हाथ में ग्रीन लोड सीट ले रखी थी और लगातार ऊपर उठती हुई छोटी हरी लौ को एक ऐसी निगाहों से देख रहा था जो कुछ हद तक गर्म चमक से मदहोश थी। चलिए रेगिस्तान के बाहरी हिस्से में चलते हैं। वह जगह थोड़ी ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। उसके बाद कोई शांत जगह ढूंढकर स्वर्गीय ज्वाला का सेवन करें। शाओयान के दिल में स्वर्गीय ज्वाला की तीव्र इच्छा को समझते हुए याओ लाओ ने तुरंत सुझाव दिया। ठीक है। शियाओयान ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसने भंडारण रिंग से एक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। चबाते हुए उसने उसे निगल लिया। फिर उसने ग्रीन लोड सीट उठाए और रेगिस्तान के बाहरी इलाकों की ओर बेतहाशा उड़ने लगा। जैसे ही शियाओयान का शरीर पीली रेत से भरे आकाश में गायब हो गया, टैगर रेगिस्तान में स्वर्गीय ज्वाला के लिए चल रही आत्मा को झकझोर देने वाली लड़ाई आखिरकार एक पूर्ण विजय के साथ समाप्त हो गई। लगभग आधे दिन की उड़ान भरने और रास्ते में 13 ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां खाने के बाद जियाओयान अंततः धीरे धीरे टैगर रेगिस्तान के बाहरी इलाकों में पहुंच गया। जियाओयान जिस दिशा में जा रहा था वह मानचित्र पर सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र था, क्योंकि उसे एक अत्यंत एकांत स्थान की आवश्यकता थी। जब आकाश में गर्म सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और क्षितिज के नीचे पूरी तरह से डूब गया, तो अंततः नीरस पीली रेत में कुछ मुरझाई हुई घास दिखाई दी। वह कुछ और देर तक उड़ता रहा और उसकी दृष्टि में एक बार फिर से हरा रंग दिखाई दिया। दूर क्षितिज में एक भव्य पर्वत की छोटी चोटी धीरे धीरे उभरने लगी।
पूरे दिन की लंबी पैदल यात्रा के बाद पर्वत की चोटी दिखाई देते ही शियाओ यान ने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने सुन्न पड़े हाथों को झटक दिया। थकान के कारण बार बार प्रकट और लुप्त हो रहे उसके बैंगनी बादल पंख एक बार फिर अधिक सक्रिय हो गए। शियाओ यान ने अपने पंख फड़फड़ाए, काले प्रकाश में परिवर्तित हुआ और सीधे दूर स्थित उस भव्य पर्वत की ओर उड़ गया। 10 मिनट बाद शियाओ यान धूल उड़ाते हुए पहाड़ की तलहटी में उतरा। इस समय उसके पूरे शरीर पर लिपटा काला चोला बारीक पीली रेत की एक परत से ढका हुआ था। उसने अपने सिर से पसीने और रेत से सने अपने चेहरे को पोंछा। अपनी आस्तीनों से उसने अपना चेहरा पोंछा, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से गंदा हो गया और वह बेहद लापरवाह दिखने लगा। जमीन पर उतरते ही जियाओ यान का चेहरा कुछ पीला और गंभीर हो गया। उसने जल्दी से ग्रीन लोड सीट को अपने पास रखा और स्टोरेज रिंग से एक एनर्जी रिकवरी पिल निकालकर मुंह में डाल ली। याओ लाओ से बात करने का समय भी नहीं मिला, इससे पहले ही उसने तुरंत ट्रेनिंग फॉर्म दिखाया और अपनी डोची को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग मोड में प्रवेश कर गया। शाओ यान अपनी यात्रा जारी रखने के लिए ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोली का सहारा ले रहा था, लेकिन आखिर यह एक बाहरी वस्तु ही तो थी। बार बार इस पर निर्भर रहने से उसके शरीर को इसकी आदत पड़ सकती थी। अगर वह लंबे समय तक इसका लगातार इस्तेमाल करता रहा तो उसके शरीर की स्वयं ऊर्जा पुनर्प्राप्त करने की क्षमता धीरे धीरे इतनी कम हो सकती थी कि अंत में गोलियों के बिना ऊर्जा पुनर्प्राप्ति का कोई फायदा नहीं रह जाता। ये कल्पना करना कठिन था, लेकिन अगर कोई डो प्रैक्टिशनर डोउची को पुनः प्राप्त करने की क्षमता खो दे तो क्या उसे अभी भी डो प्रैक्टिशनर कहा जा सकता है। इस प्रकार इतनी लंबी यात्रा में जल्दबाजी करने के बाद उतरने के बाद जियाओ यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने शरीर में ची पथों को तेजी से सक्रिय करे और डूची को पुनः प्राप्त करना शुरू करे। लगभग 1 घंटे तक प्रशिक्षण चलता रहा, फिर धीरे धीरे शियाओ यान ने अपनी आंखें खोली। उसने गहरी, हल्की पीली, बदबूदार सांस छोड़ी। अपनी कुछ सुन्न मांसपेशियों को मरोड़ते हुए उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, यद्यपि ज्वाला मंत्र बैंगनी ज्वाला का सेवन करने के बाद मध्य हुआंग स्तर तक पहुंच गया है, फिर भी यह हुआंग श्रेणी की ची विधि है। यह मेरी ऊर्जा की खपत के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर मेरे पास इतनी बड़ी संख्या में ऊर्जा पुनर्प्राप्ति गोलियां न होती तो मैं इतनी देर तक इसे जारी नहीं रख पाता। उफ, हे, निश्चिंत रहो। इस बार जैसे ही तुम स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक ग्रहण कर लोगे, ज्वाला मंत्र निश्चित रूप से जुबान श्रेणी में विकसित हो जाएगा। उस समय जुबान श्रेणी की ची विधि से सिद्ध तुम समान स्तर की ची विधि वाले अधिकांश शक्तिशाली लोगों को पछाड़ सकोगे। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए दिलासा दिया। उम्मीद है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अपना सिर झुकाकर शियाओ यान ने जमीन पर रखे खूबसूरत हरे कमल के आसन को निहारा और अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उन कसकर बंद किए हुए होंठों से हल्की सी हठधर्मिता झलक रही थी। शियाओ यान को स्वर्गीय ज्वाला में समाहित ऊर्जा पर जरा भी संदेह नहीं था। यद्यपि ची विधि के विभिन्न स्तरों के विकास के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि 2 और 2 शी जैसे स्तरों के बीच 10 गुना से भी अधिक होती है, शियाओ यान का मानना था कि हरित कमल की मूल ज्वाला में निश्चित रूप से यह प्रचंड ऊर्जा मौजूद है। अन्यथा इसमें महाद्वीप के असंख्य शक्तिशाली लोगों को अपने सामने नतमस्तक करने की क्षमता नहीं होती। पहाड़ों की ताजी हवा में गहरी सांस लेने के बाद शियाओ यान ने हरे कमल के आसन को उठाया और अपने सामने रख लिया। उसकी निगाहें आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कमल के केंद्र में खिले हरे रंग के लौनुमा अंकुरों के समूह पर टिकी हुई थी। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि और थोड़ी सी कड़वाहट झलक रही थी। 2 साल पहले जब उन्हें वह रहस्यमय काला स्क्रॉल मिला था तो उन्होंने अपने दिल की गहराई में ये समझ लिया था कि स्वर्गीय ज्वालाओं की खोज करना उनका जीवन भर का मिशन होगा। बार बार स्वर्गीय ज्वाला का सेवन करने से ही वह धीरे धीरे शिखर की ओर बढ़ पाएगा। यदि वह महाद्वीप के स्वर्णिम पैगोडा के शिखर पर खड़े होकर सब कुछ देखना चाहता था तो उसे लगभग पागलपन की हद तक प्रयास करना ही होगा। 2 वर्षों में शाओ यान ने स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए जियामा साम्राज्य के आधे से अधिक भाग को पार कर लिया था। उस समय भूमिगत लावा जगत में ये कल्पना करना कठिन था कि जब शाओ यान को स्वर्गीय ज्वाला के अस्तित्व के बारे में पता चला तो वह कितना उत्साहित हुआ होगा। हालांकि 2 सिर वाले ज्वाला आत्मा सर्प से कई बार लगभग मृत्यु के कगार पर लड़ने के बाद जब उसे केवल एक खाली हरा कमल मिला तो वह निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। इस प्रकार उस लगातार प्रयास करने वाले व्यक्ति ने निम्नलिखित ऐसे कार्य किए जिन्हें सुनकर किसी को भी ये लगेगा कि शियाओ यान पागल हो गई है। मात्र एक डोउशी की शक्ति से वह अकेले ही निर्जन रेगिस्तान में प्रवेश कर गया और नाग मानव जाति के क्षेत्र में घुस गया, जिसे मनुष्य एक वर्जित स्थान मानते थे। उसने ये सब अकेले ही किया। रेगिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान वह मृत्यु के देवता के हंसिया पर नाच रहा था, फिर भी बाल बाल बच गया जो उसकी आत्मा को छीन सकता था। अपने साहस और प्रयासों के कारण वह भाग्यशाली युवक स्वर्गीय ज्वाला खेल का सबसे बड़ा विजेता बन गया, जहां एक लिंग भी केवल किनारे खड़े होकर देख सकता था। शाओ यान ने इस छोटे हरे रंग के लौ के पौधे को पाने के लिए 3 साल तक कड़ी मेहनत की थी। आज आखिरकार उसे वह मिल गया जो वह चाहता था और उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। यही उसकी जीत का इनाम था। धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए जियाओ यान ने आकाश में अर्धचंद्राकार चंद्रमा को देखा और धीरे धीरे अपना मुंह चौड़ा किया। एक पल बाद एक युवा और कुछ कर्कश कोमल गर्जना जिसमें अनियंत्रित खुशी झलक रही थी पहाड़ के ऊपर आकाश में गूंज उठी। गहरे काले घेरे में हल्की सी कंपन हुई और याओ लाओ का शरीर अचानक शियाओ यान के पीछे प्रकट हुआ। उसने अपना सिर झुकाकर उस युवक के जकड़े हुए शरीर को देखा जो इतना जकड़ा हुआ था कि हल्का सा कांप रहा था।
उसकी धुंधली बूढ़ी आंखों में राहत और कोमलता की एक झलक दिखाई दी। इन 2 वर्षों के दौरान वह शियाओ यान के साथ रहा, उसके विकास का अवलोकन करता रहा, उसके प्रयासों का अवलोकन करता रहा और ये देखता रहा कि कैसे वह बार बार युद्धों और प्रशिक्षण में अपनी सीमाओं को पार करता रहा। उनके 2 साल के प्रयासों का अंततः फल मिल गया। आकाश में युद्ध सी 226 अध्याय 226 दिव्य ज्वाला को निगलना प्रारंभ। धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करने के बाद जियाओ यान आखिरकार शांत होने लगा। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में अर्धचंद्राकार चंद्रमा को काफी देर तक निहारा। फिर उसने हल्की सी हंसी हंसते हुए हरे कमल के आसन को हाथ में उठाया और खड़ा हो गया। पहले हम कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लेते हैं, याओ लाओ ने धीरे से कहा। हाँ, ठीक है, शियाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपने आसपास के इलाके का जायजा लिया। रेगिस्तान के किनारे पर स्थित यह इकलौता पहाड़ था। पहाड़ की तलहटी तक रेगिस्तान को रोक पाने की वजह से पहाड़ का आकार बहुत छोटा नहीं होगा। पहाड़ पर कभी कभार भेड़ियों के हाउलिंग और बाघों के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था मानो वे सबको ये बता रहे हों कि इस क्षेत्र का पहले से ही एक मालिक है। अपने हाथों में ग्रीन लोड सीट को कसकर पकड़े हुए शियाओ यान के पैरों की उंगलियां जमीन पर जोर से पड़ी। एक ऊर्जा विस्फोट हुआ और उसका शरीर अचानक ऊपर उठा और तेजी से उसके बगल में स्थित एक विशाल पेड़ की चोटी पर जा गिरा। उसका शरीर पेड़ की शाखाओं के साथ झूल रहा था और उसकी निगाहें आसपास के हरे भरे पहाड़ी जंगल पर घूम रही थीं। इसके बाद उसने पेड़ की शाखा को हल्के से दबाया और उसका शरीर रात के आकाश में चील की तरह तेजी से घने जंगल में उड़ता हुआ पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ गया। शाओ यान एक काली परछाई में बदल गया और पहाड़ की चोटी पर इधर उधर घूमते हुए उसका कई बार निरीक्षण किया। अंत में उसने एक ऐसी जगह चुनी जिससे वह बेहद संतुष्ट था, एक प्राकृतिक रूप से बनी पहाड़ी गुफा। गुफा चट्टान के लगभग मध्य में स्थित थी, जबकि चट्टान की दीवार इतनी खड़ी थी कि वह लगभग सीधी थी और उस पर पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए गुफा तक चढ़ना स्पष्ट रूप से असंभव था। हालांकि ये पहाड़ी गुफा, जो दूसरों के लिए चढ़ना मुश्किल लग रही थी, बैंगनी बादल पंखों वाले शाओ यान के लिए निस्संदेह बहुत आसान और लगभग बिना किसी प्रयास के थी। चट्टान की चोटी पर खड़े होकर जियाओ यान ने पहाड़ के नीचे फैली बेहद गहरी और लगभग अथाह घाटी पर नजर डाली। वह घाटी हल्की धुंध से ढकी हुई थी। ये जगह, जो न तो खुले आसमान के नीचे थी और न ही तलहटी में, उसके मन में प्रशिक्षण के लिए सबसे आदर्श स्थान थी। संतोष से सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने बिना किसी झिझक के चट्टान से छलांग लगा दी। उसके कानों के पास से तेज हवा गुजरी। उसकी पीठ थोड़ी कांपी और बैंगनी बादल के पंख फैल गए। पंखों के फड़फड़ाने से जियाओ यान का तेजी से नीचे आता शरीर धीमा हो गया। एक पल बाद उसका शरीर पहाड़ की गुफा के बाहर हवा में स्थिर हो गया। उसने गुफा का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। जब उसे गुफा के अंदर किसी भी जादुई जानवर का कोई निशान नहीं मिला, तभी उसने हरे कमल के आसन को उठाया और गुफा के अंदर उड़ गया। गुफा बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन शियाओ यान के इस्तेमाल के लिए काफी थी। हरे कमल के आसन को एक विशाल चट्टान पर रखने के बाद शियाओ यान ने अपनी संग्रहण अंगूठी से कुछ चंद्र प्रकाश पत्थर निकाले और उन्हें पत्थर की दीवारों पर लटका दिया। तुरंत ही एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। प्रकाश की सहायता से जियाओ यान ने सतर्कतापूर्वक गुफा के भीतर चारों ओर नजर घुमाना शुरू किया। जियाओ यान की नजर हर छोटे से छोटे कोने पर कई बार पड़ी। शाओ यान की सतर्कता और सावधानी को दोष नहीं दिया जा सकता था। स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का उसका इरादा इतना कठिन था कि बैंगनी ज्वाला को निगलना भी इसके सामने कुछ नहीं था। ऐसे समय में आसपास से किसी भी तरह की बाधा उसके प्रयासों को विफल कर सकती थी। इसके अलावा उसे स्वर्गीय ज्वाला का पलटवार भी झेलना पड़ सकता था और वह पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो सकता था। शाओ यान को उस छोटी पहाड़ी गुफा का पूरी तरह से निरीक्षण करने में लगभग 1 घंटा लग गया। निरीक्षण के दौरान उसे कुछ विशाल चट्टानों के पीछे छिपे हुए कुछ छोटे जादुई जीवों के गोबर मिले। ये शायद किसी उड़ने वाले जादुई जीव द्वारा छोड़े गए होंगे, जो कभी कभार यहाँ विश्राम करने आते थे। गुफा से गोबर साफ करने के बाद जियाओ यान ने गुफा के भीतरी हिस्से से बड़े बड़े पत्थर हटाकर प्रवेश द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसने केवल हवा के प्रवेश के लिए कुछ छोटे छोटे छेद छोड़े। इन कठिन कार्यों को पूरा करने के बाद जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली। फिर वह गुफा के मध्य में आया और एक विशाल चट्टान के सामने पालथी मारकर बैठ गया। उसकी काली आंखों में एक तीव्र ज्वाला चमक रही थी और वह अपने सामने हरे रंग के कमल के आसन को निहार रहा था। शिक्षक जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? शियाओ यान ने अपनी लार निगलते हुए धीरे से अपने मन में पूछा। उसकी हथेली पर थोड़ा पसीना आ गया था। पहले अपनी जरूरत की सारी चीजें निकाल लो। याओ लाओ रिंग से बाहर निकल आए। उनके बूढ़े चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। शाओ यान ने सिर हिलाया। उसने अपनी उंगली से भंडारण वलय को छुआ और एक छोटी पारदर्शी जेड की बोतल निकाली। उसके अंदर अजगर की आंख के आकार की खून के रंग की एक दवा की गोली बिना किसी आवाज के पड़ी थी। बोतल की सतह के प्रतिबिंब से खून के रंग की दवा की गोली कुछ धुंधली सी दिखाई दे रही थी। जब बोतल को थोड़ा सा हिलाया गया तो ऐसा लगा मानो उसके अंदर कोई अदृश्य तरल पदार्थ हिल रहा हो। रक्त के रंग की यह गोल औषधीय गोली स्वर्गीय ज्वाला को ग्रहण करने के लिए तैयार की गई आवश्यक वस्तुओं में से एक थी। रक्तकमल की गोली। रक्तकमल की गोली निकालने के बाद जियाओ यान ने भंडारण वलय के भीतर से एक और छोटी जेड की पेटी निकाली और उसे धीरे से साफ चट्टान की सतह पर रख दिया। तुरंत ही हल्की ठंडी हवा संघनित होकर बर्फ की एक पतली परत बनाने लगी। जेड की पेटी खोलने पर उसके भीतर एक बर्फ जैसी सफेद जेड की बोतल सावधानीपूर्वक रखी हुई मिली।
जैद की बोतल को हल्के सफेद रंग के ठंडे कोहरे ने ढक रखा था, जिससे वह धुंधली और रहस्यमय सी लग रही थी। इस बर्फीली सफेद जैद की बोतल में जो चीज रखी थी, वह आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन थी, जिसे शियाओ यान ने गोते के हाथों से हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी। याओ लाओ ने सिर हिलाया और उनकी नजर उन दो अनोखी चीजों पर पड़ी जिन्हें विशेष खजाना माना जाता था। उन्होंने अपनी उंगली को झटका दिया और अचानक उनकी उंगली की नोक से एक हल्की धूसर रोशनी धीरे धीरे उठी। वह रोशनी हवा में एक बार चक्कर लगाकर धीरे से चट्टान की सतह पर जा गिरी। फिर वह चमक गायब हो गई और उसमें छिपी हुई चीज दिखाई देने लगी। यह अंगूठे के आकार का एक भूरे रंग का पत्थर था। पत्थर जैद की तरह चिकना था और उसमें जरा भी खामी नहीं थी। पत्थर के बीचों बीच एक हल्की नीली चमक थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई छोटा कीड़ा हो जिसमें जीवन शक्ति समाहित हो। क्या ये तथाकथित स्वीकृति आत्मा है? जियाओ यान ने कुछ आश्चर्यचकित होकर यह सवाल पूछा जब उसने इस साधारण से दिखने वाले छोटे पत्थर को देखा। आह, ये सचमुच एक स्वीकृति आत्मा है, एक अत्यंत दुर्लभ प्राकृतिक और विचित्र पदार्थ। केवल उच्च श्रेणी के संग्रहण छल्लों में ही इसे प्राप्त करने की थोड़ी सी संभावना होती है। ये देखने में भले ही छोटा सा लगे, लेकिन इसका मूल्य रक्त कमल की गोली और बर्फीली आत्मा शीतकुंड से कहीं अधिक है। अगर मुझे यह उस समय सौभाग्य से प्राप्त न हुआ होता, तो मुझे डर है कि स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के बाद भी आप इसे बस देखते ही रह जाते। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा। सिर हिलाते हुए जियाओ यान ने अपने हाथ में मौजूद संग्रहण वलय पर एक नजर डाली। यह एक निम्न श्रेणी का संग्रहण वलय था, लेकिन इसकी कीमत हजारों सोने के सिक्कों के बराबर थी। अगर यह मध्यम श्रेणी का संग्रहण वलय होता, तो इसकी कीमत कम से कम 10 गुना से भी अधिक बढ़ जाती। उच्च श्रेणी के संग्रहण वलय की बात करें तो इस श्रेणी के संग्रहण वलय का बाजार मूल्य न के बराबर होता है। कुछ बड़े कबीले तो उच्च श्रेणी के संग्रहण वलय को स्मृति चिन्ह या अपनी संपत्ति के प्रतीक के रूप में रखते हैं। दो ऊंची महाद्वीप में केवल शक्तिशाली लोग या प्रभावशाली समूहों के नेता ही उच्च श्रेणी का संग्रहण वलय प्राप्त करने के योग्य होते हैं। इस विवरण से ऐसी वस्तु की दुर्लभता का अंदाजा लगाया जा सकता है। उच्च श्रेणी के संग्रहण वलय की तुलना में ये स्वीकृति आत्मा निस्संदेह कहीं अधिक दुर्लभ थी, लगभग दयनीय स्थिति तक। इसे फीनिक्स के पंख या ड्रैगन के सींग के समान कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। शाओ यान ने तीनों वस्तुओं को सावधानीपूर्वक जांचा, फिर उसकी नजर हरे कमल पर पड़ी। उसकी निगाहें कमल के बीचों बीच जलती हरी लौ पर टिक गईं और उसने धीरे से अपने होंठ चाटे। उसके चेहरे पर लालसा और इच्छा के भाव साफ झलक रहे थे। इसे छोड़ दो, याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। हाँ, जियाओ यान ने सिर हिलाया और अपनी हथेली से हरे कमल आसन के निचले भाग को पकड़ लिया। उसकी आध्यात्मिक चेतना ने तुरंत उसमें प्रवेश किया और कमल आसन तथा हरे कमल की मूल ज्वाला को अलग कर दिया। इसके बाद उसने सावधानीपूर्वक हरे कमल आसन को अलग कर दिया। हरे कमल आसन के बंधन से मुक्त होते ही वह छोटी सी हरी लौ अचानक कई गुना बढ़ गई। पलक झपकते ही हरी लौ का वह छोटा सा अंकुर हवा में लटकती हुई ज्वालाओं के एक समूह में बदल गया। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती गईं, पहाड़ी गुफा का तापमान भी अत्यंत तेजी से बढ़ता गया। गुफा के शीर्ष पर चट्टान की दीवार धीरे धीरे पिघलकर एक सिर के आकार का छेद बना चुकी थी। माथे से पसीना पोंछने के लिए हाथ बढ़ाने के बाद शियाओ यान 2 छोटे कदम पीछे हटा और अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था और वह उठती हुई हरी लौ को घूर रहा था। हालांकि उसके दिल ने शांत होने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी उसकी हथेलियां अनजाने में कांप रही थीं। अब मैं आगे क्या करूं? जियाओ यान ने कांपती हुई आवाज में शांत रहने का नाटक करते हुए पूछा। स्वर्गीय ज्वाला को निगलने से उत्पन्न शक्ति अत्यंत प्रबल होगी, इसलिए मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके पूरी गुफा को घेर लूंगा। अन्यथा, इससे पहले कि तुम इसे पूरी तरह निगल सको, इस पर्वत का आधे से अधिक भाग दिव्य ज्वाला से भस्म हो सकता है। याओ लाओ ने गंभीर स्वर में कहा और शाओ यान के कंधों पर थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। हाँ, शियाओ यान ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि यह कहना अशुभ लग सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बेहतर होगा कि आप हरे कमल पर बैठ जाएं। अगर कुछ भी हो जाए, तो हरा कमल आपकी रक्षा कर सकता है। वरना, भले ही मैं ही क्यों न हूं, आपको बचाने के लिए जरूरी समय पर तुरंत बचाव करना मुश्किल होगा। आखिरकार आपको स्वर्गीय ज्वाला को अपने शरीर में समाहित करना होगा। यह एक बेहद खतरनाक कार्य है। याओ लाओ ने एक पल हिचकिचाने के बाद बेबसी से कहा। शाओ यान ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसके पैरों की उंगलियां जमीन पर पड़ी और उसका शरीर धीरे से हरे कमल के आसन पर आ बैठा। इसके बाद उसने अपना सिर झुकाकर याओ लाओ की ओर देखा। पहले ब्लड लोड स्पिल का सेवन करो। रक्त की परत के सुरक्षात्मक आवरण के बिना अपनी पूरी शक्ति से स्वर्गीय ज्वाला के निकट संपर्क में आना असंभव होगा, याओ लाओ ने गंभीरता से कहा। शाओ यान ने सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली को थोड़ा मोड़ा और छोटी सी जेड की बोतल को अपने हाथ से चिपका लिया। जेड की बोतल को थोड़ा झुकाने पर एक अजगर की आंख के आकार की औषधीय गोली, जो हल्की सी चमक बिखेर रही थी, उसके हाथ में लुढ़क गई। ब्लड लोड स्पिल को हाथ में पकड़े हुए शियाओ यान ने उसे अपनी नाक के नीचे रखा और सूंघा। एक अजीब सी गंध ने उसकी नाक की नोक को घेर लिया और एक तरह की बर्फीली अनुभूति ने उसकी आत्मा को कई बार लगभग कंपकपा दिया। शाओ यान ने अपनी निगाहें इस 5वीं श्रेणी की औषधीय गोली पर टिका दी। उसने अचानक अपनी मुट्ठी भींची, आंखें बंद की और गोली को अपने मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही ब्लड लोड स्पिल शियाओ यान के मुंह में गई, वह एक हल्की काली और ठंडी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जो तेजी से शियाओ यान के शरीर के सभी ची मार्गों में प्रवेश कर गई।
अंततः रक्त जैसी एक पतली परत धीरे धीरे उसके चीमार्गों और यहाँ तक कि उसकी हड्डियों में भी समा गई। रक्त की परत के रिसने के बाद शियाओ यान का शरीर अचानक तीव्र रूप से कांप उठा। उसके रोमछिद्रों से ताज़ा रक्त की धाराएं निकलने लगीं। पलक झपकते ही चमकीले लाल ताजे रक्त की एक परत ने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे उसका रूप भयावह हो गया। ताज़ा खून दिखने के कुछ ही समय बाद वह तेजी से जम गया और अंततः खून के रंग की एक परत बन गई। इस परत ने शियाओ यान के हाथों और पैरों को ढक लिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पूरी तरह से इससे ढक गईं। रक्त के रंग की बाहरी परत ने मानो एक अत्यंत सघन रक्त के रंग का कवच बना लिया था, जो हवा के लिए अभेद्य था और जिसके भीतर शियाओ यान को मजबूती से सुरक्षित रखा गया था। शियाओ यान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, जो रक्त के रंग के क्यूटिकल से ढका हुआ था, और हवा में तैरती स्वर्गीय ज्वाला की ओर निशाना साधा। अचानक एक तीव्र खिंचाव बल उत्पन्न हुआ। खिंचाव बल के प्रकट होते ही हवा में लहराती हरी लौ अचानक फूल गई। पलक झपकते ही उस हरी लौ के भीतर से एक भयानक विनाशकारी शक्ति धीरे धीरे फैल गई, मानो वह जागृत हो गई हो। शियाओ यान ने अपनी निगाहें लगातार बढ़ती हुई हरे रंग की ज्वालाओं के समूह पर टिका दी। वह जानता था कि स्वर्गीय ज्वाला का निगलना शुरू हो चुका है। आकाश में युद्ध सी 227 अध्याय 227 ज्वाला बीज को अलग करना। चमकीली गुफा के भीतर हरे रंग की लौ तीव्र रूप से फड़फड़ा रही थी। लौ के अंकुरों के समूह के फड़फड़ाने के बाद लौ के चारों ओर की हवा में स्पष्ट रूप से विकृति के निशान दिखाई दे रहे थे। यह अप्रत्याशित था कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का तापमान इतना भयावह होगा। जैसे जैसे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम और अधिक उग्र होती गई, याओ लाओ, जिसने सबसे पहले इसे महसूस किया, ने अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से फैलाकर पूरी गुफा को घेर लिया। साथ ही उसने गुफा में उत्पन्न अत्यधिक उच्च तापमान को भी अलग कर दिया। हवा के कारण हरी लौ का आकार बढ़ता ही गया और पलक झपकते ही ये लगभग 100 गुना फैल गई। आकार में इस बदलाव के बाद पहले शांत और सौम्य लगने वाली लौ उग्र और हिंसक हो गई। लौ मरोड़ते हुए सीटी जैसी आवाज करने लगी और ची ची की ध्वनि उत्पन्न करने लगी। आसपास की हवा भी इस गर्म हरी लौ के कारण जलकर राख हो गई। शाओ यान ने अपनी निगाहें हवा में उठती विशाल हरी लौ पर टिका दी, फिर अपना सिर घुमाकर याओ लाओ की ओर देखा। उसने याओ लाओ के इशारे का इंतजार किया। फिर उसने गर्म हवा की एक गहरी सांस ली। खून जैसे लाल रंग की त्वचा से ढके उसके हाथ ने कांपते हुए हरी लौ की ओर निशाना साधा और जोरदार खिंचाव पैदा किया। जब स्वर्गीय ज्वाला को खींचा जा रहा था, तो वह खिंचाव बल, जो आमतौर पर एक विशाल चट्टान को आसानी से खींच सकता था, उसे केवल हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ा पा रहा था। इसके अलावा जब भी वह आकारहीन खिंचाव बल हरे कमल के मूल ज्वाला के संपर्क में आता, तो वह 2 से 3 सेकंड से अधिक समय तक ही टिक पाता और भयानक गर्मी से जलकर राख हो जाता। इसलिए भले ही जियाओ यान और ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के बीच केवल कुछ मीटर की दूरी रही हो, लेकिन खर्च हुई डोऊची की मात्रा बहुत अधिक थी। शाओ यान की निगाहें धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती हरी लौ पर टिकी हुई थीं। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और माथे पर पसीना रिस रहा था। पसीना उसके चेहरे की बनावट के साथ बहता हुआ नीचे जा रहा था। खून जैसे लाल रंग की त्वचा से पड़ने वाली रोशनी में वह चमकीले लाल, ताजे खून की बूंदों जैसा लग रहा था। जैसे जैसे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम करीब आती गई, उससे निकलने वाली भयानक ऊष्मा ऊर्जा ने बगल में खड़े याओ लाओ के चेहरे पर भी हैरानी के भाव पैदा कर दिए। स्पष्ट रूप से स्वर्गीय ज्वाला रैंकिंग में 19वें स्थान पर मौजूद इस स्वर्गीय ज्वाला में समाहित ऊर्जा उनकी अपेक्षाओं से भी कहीं अधिक थी। जब विशाल हरी ज्वाला शियाओ यान के ठीक 1 मीटर सामने रुकी, तो उससे निकलने वाली भयानक गर्मी के कारण कठोर हरे पत्थर के कुछ हिस्से धीरे धीरे चटकने लगे, जबकि याओ लाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके गुफा के अंदरूनी हिस्से को अलग कर दिया था। कुछ ही क्षणों में कुछ विशाल पत्थर कई छोटे पत्थरों में बदल गए, जो जलकर हरे रंग के बारीक चूर्ण के ढेर में तब्दील हो गए। याओ लाओ का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था जब उन्होंने शियाओ यान के सामने रुकी विशाल हरी लौ को देखा। याओ लाओ का धुंधला सा शरीर अचानक पानी की लहर की तरह तेजी से हिलने लगा। अपने शरीर में ये बदलाव देखकर याओ लाओ के भाव थोड़े बदल गए। उन्होंने बिजली की तरह तेजी से हाथों से मुद्राएं बनाई और एक धीमी सी चीख निकाली। पल भर में उनके शरीर से एक मोटी सफेद लौ तेजी से उठी और धीरे धीरे पूरे शरीर को ढकते हुए रुक गई। हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला का आह्वान करने के बाद याओ लाओ एक बार फिर शांत हो गए। उन्होंने कुछ छोटे कदम पीछे लिए, गंभीर और बूढ़े चेहरे के साथ हरे रंग की भड़कती ज्वाला को ध्यान से देखा और जल्दी से कहा, अपने हाथों को हरे रंग की ज्वाला में बढ़ाओ। ज्वाला के गुच्छे के बीच में ज्वाला के बीज का एक छोटा सा अंश बनना चाहिए। इसे बाहर निकालो, जल्दी करो। याओ लाओ की बातें सुनकर शियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। खून जैसे लाल रंग के नाखूनों के नीचे उसकी आंखें चौड़ी खुल गईं। शियाओ यान ने अविश्वास से अपने होठों के कोने सिकोड़ लिए। क्या आग में हाथ डालना मौत को दावत देना नहीं था? उसके मन में अचानक एक अचंभित कर देने वाला विचार कौंध गया। कुछ क्षण बाद उसने अपने मन को स्तब्ध अवस्था से बाहर निकाला। चूंकि याओ लाओ ने उसे यह बताया था, इसलिए उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा कहा गया था। उसे स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का जरा भी अनुभव नहीं था, इसलिए वह याओ लाओ के हर आदेश का पालन करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला को निगलते समय कोई भी छोटी सी गलती स्वर्गीय ज्वाला के प्रकोप से व्यक्ति को राख के ढेर में बदल सकती थी, फिर भी जियाओ यान याओ लाओ पर बिना किसी शर्त के भरोसा करने में सक्षम थी। शियाओ यान ने किसी का ध्यान खींचे बिना अपनी ठोड़ी हिलाई और फिर अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। वह पास आती हुई हरी लौ को ध्यान से देखने लगा।
उसका थोड़ा कांपता हुआ हाथ बार बार खुलता और बंद होता रहा, मानो वह किसी भी क्षण स्वर्गीय ज्वाला में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। जब ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम शियाओयान से लगभग 2 से 3 फीट की दूरी पर पहुंची, तो आसपास की कठोर पहाड़ी चट्टानें जलकर एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो चुकी थीं। ये परिणाम याओ लाओ के सुरक्षा उपायों के बावजूद हुआ। यदि याओ लाओ आध्यात्मिक शक्ति से सुरक्षा हटा लेते, तो पूरी पर्वत चोटी अत्यंत क्षणिक रूप से राख के ढेर में तब्दील हो जाती। जब शियाओयान कमल के आसन पर पालथी मारकर बैठी, तो हरे कमल से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। इस रोशनी की परत ने शियाओयान को स्वर्गीय ज्वाला की गर्मी के एक बड़े हिस्से को रोकने में मदद की। इसके बावजूद कुछ अवशिष्ट गर्मी अंदर तक पहुंच गई, जिससे रक्त के रंग की बाहरी परत पर चमकीले लाल रंग की बूंदें बन गईं। शाओयान की गहरी काली आंखों में हरे रंग की राक्षसी और अनोखी ज्वाला की झलक दिखाई दे रही थी। जब उसने अपने सामने रुकी विशाल ज्वाला को देखा, उसका गला थोड़ा सा कांप उठा, फिर उसने अपने दांत भींच लिए और धीरे से अपना हाथ, जो रक्त के रंग के नाखूनों से ढका हुआ था, ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के समूह की ओर बढ़ाया। जैसे जैसे उसका हाथ धीरे धीरे ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में फैलता गया, उसकी बांह पर मौजूद खून के रंग की त्वचा की ऊपरी परत तेजी से पिघलने लगी। खून की बूंदें लगातार टपकने लगीं। हर बार जब उसके हाथ से खून की एक बूंद गिरती, तो वह हरी लौ में जलकर राख हो जाती। हालांकि रक्त के रंग की त्वचा स्वर्गीय ज्वाला के भीतर अत्यंत शीघ्रता से पिघल गई, लेकिन शियाओयान के शरीर में मौजूद रक्त कमल गोली की औषधीय शक्ति ने त्वचा के पिघलने के साथ ही निरंतर मात्रा में अंधकार में और शीतल ऊर्जा उत्सर्जित की। ये ऊर्जाएं उसके चीपथों से गुजरते हुए उसके हाथ पर पिघली हुई रक्त के रंग की त्वचा को तेजी से और पूरी तरह से ठीक कर दिया। इस निरंतर पिघलने और प्रतिस्थापन के चक्र के तहत अंततः जियाओयान का हाथ पूरी तरह से स्वर्गीय ज्वाला में समा गया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के इतने निकट संपर्क में रहने के कारण शियाओयान के पूरे शरीर पर मौजूद रक्त के रंग की त्वचा अलग अलग तीव्रता से पिघलने लगी। इसके बाद रक्त के रंग का तरल पदार्थ बहते पानी की तरह टपकने लगा। देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसके रोम छिद्रों से लगातार ताज़ा खून निकल रहा हो। उसका कोमल और सुंदर चेहरा भी इस समय बहते हुए ताज़ा खून से ढका हुआ था, मानो कोई राक्षस नरक से बाहर निकला हो। कुल मिलाकर वह बेहद भयानक लग रहा था। शाओयान लगातार धधकती हरी लौ को बिना पलक झपकाए टकटकी लगाए देखता रहा। उसका हाथ तेजी से उस स्वर्गीय ज्वाला के भीतर चला गया। ये पहली बार था जब वह किसी अनियंत्रित स्वर्गीय ज्वाला के इतने करीब आया था। हालांकि इसमें कुछ विचित्र नवीनता थी, लेकिन बेचैनी और आशंका कहीं अधिक थी। ऐसी स्थिति में यदि उसके हाथ की रक्त रंग की त्वचा समय पर वापस नहीं आई, तो शाओयान कुछ ही सेकंड में राख का ढेर बन जाएगा। खून जैसे लाल रंग की त्वचा के नीचे से पसीना टपककर शियाओयान के माथे से उसकी आंखों में जा रहा था। नमकीन पसीने से उसकी आंखों में दर्द और सूजन थी, लेकिन उसने पलकें झपकाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया और धीरे धीरे उसकी हथेली हरे रंग की लौ के भीतर इंच दर इंच बढ़ती गई। जब शियाओयान ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के ज्वाला बीज की खोज कर रहा था, तो वह स्वर्गीय ज्वाला के अत्यधिक तापमान को देखकर दंग रह गया। उसका तापमान उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। हालांकि उसने कई तैयारी कर रखी थी, फिर भी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का भयानक उच्च तापमान धीरे धीरे रक्त रंग की त्वचा और हरे कमल की ऊर्जा आवरण की सुरक्षा को भेदता हुआ शियाओयान की त्वचा को, जो उनके नीचे छिपा हुआ था, लाल कर रहा था, मानो वह जलते हुए लोहे पर चिपकी हो। जियाओयान ने असहनीय जलन के कारण अपने दांत भींच लिए। उसने तिरछी नजर से अपने आसपास का जायजा लिया और ये देखकर थोड़ा भयभीत हो गया कि छोटी गुफा अपने मूल आकार से दोगुनी बड़ी हो गई थी। इस समय ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को मानो शियाओयान के इरादे का एहसास हो गया था। पल भर में ये घूमने लगी और आसपास के क्षेत्र में व्याप्त प्राकृतिक ऊर्जा उग्र रूप से प्रवाहित होने लगी। रंग बिरंगी चित्तीदार ऊर्जा धीरे धीरे बहने लगी, मानो कोई रंगीन नदी बह रही हो, जो देखने में बेहद चकाचौंध भरी लग रही थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के चारों ओर बहुरंगी धब्बेदार ऊर्जा सर्पिलाकार रूप में घूम रही थी। कभी कभी ज्वाला की एक हल्की सी लपट उस पर झपट पड़ती थी। तुरंत ही ये गोलाकार धब्बेदार ऊर्जा के छल्ले ऐसे दिखाई देने लगते थे जैसे किसी कुत्ते ने डोनट को कुतर दिया हो, जिसके किनारे टूटे फूटे और चटके हुए हों। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के अचानक प्रज्वलित होने के बाद गुफा के अंदर का पहले से ही भयावह तापमान तुरंत तेजी से बढ़ गया। तापमान में इस अचानक और तीव्र वृद्धि के कारण पहाड़ी गुफा के आसपास का वातावरण तेजी से फटने लगा। असंख्य बड़ी दरारें चुपचाप फैलती गईं और पल भर में ही उन्होंने पूरी पहाड़ी गुफा को ढक लिया। गुफा के अंदरूनी हिस्से को देखकर, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर छेदों से भर गया था, ऐसा लगता था कि याओ लाओ के सहारे के बिना ये गुफा बहुत पहले ही ढह गई होती। कितनी भयानक विनाशकारी शक्ति है! अगर इसे किसी शहर पर छोड़ दिया जाए, तो यह 1 घंटे के भीतर एक विशाल शहर को राख में बदल सकती है। पहाड़ की गुफा के भीतरी हिस्से को देखते हुए, जिसमें पल भर में जबरदस्त बदलाव आ गया था, जियाओयान के चेहरे पर घबराहट झलकने लगी। उसने ये शब्द बुदबुदाए और फिर तेजी से अपनी नजर याओ लाओ की ओर घुमा ली। इस समय याओ लाओ का चेहरा तनाव से भरा हुआ था और वह हरी लौ की हर हरकत को ध्यान से देख रहा था। जब उसने महसूस किया कि शियाओयान उसे देख रही है, तो याओ लाओ का तनावग्रस्त चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया और उसने शियाओयान को दिलासा भरी मुस्कान दी। याओ लाओ की जबरदस्ती वाली मुस्कान को देखकर शियाओयान ने सिर हिलाया। अचानक उसकी भौहें ऊपर उठीं। उसके चेहरे पर एक अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी और उसने जल्दी से अपना सिर घुमाया और अपनी निगाहें हरे रंग की लौ पर टिका दी। खून जैसे लाल रंग की त्वचा से ढका हुआ हाथ हरे रंग की लौ में बेतहाशा घूमने लगा।
पल भर में तेजी से नाचता हुआ हाथ अचानक अकड़ गया। शियाओ यान के होठों के कोने पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। एक तरफ याओ लाओ ने शियाओ यान के चेहरे के भाव देखकर राहत की गहरी सांस ली। हालांकि ब्लड लोड स्पिल से जमा हुआ रक्त कवच मजबूत था, लेकिन वह स्वर्गीय ज्वाला के लंबे समय तक चलने वाले प्रहार को सहन नहीं कर सकता था। एक बार ऊर्जा समाप्त होने के कारण रक्त कवच वाष्पीकृत हो जाने पर शियाओ यान का इस बार स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का प्रयास असफल ही माना जाएगा। शियाओ यान ने किसी ऐसी चीज को कसकर पकड़ रखा था जो असल बीज जैसी लग रही थी। उसने मुट्ठी भींच ली और हथेली में हो रही जलन को सहते हुए धीरे धीरे अपना हाथ हरी लौ से बाहर निकाला। जब जियाओ यान का हाथ आखिरकार हरे रंग की लौ से बाहर निकला तो उसने अपनी हथेली में हरे रंग के लावा के तरल पदार्थ की एक पतली सी बूंद को रेंगते हुए पाया। क्या ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का ज्वाला बीज है? भयानक तापमान उत्सर्जित कर रहे हरे रंग के लावा के उस धुंधले टुकड़े को घूरते हुए जियाओ यान ने अपनी आंखें झपकाईं और धीरे से बुदबुदाया। आकाश में युद्ध सी 228 अध्याय 228 दिव्य ज्वाला द्वारा शरीर का निर्माण। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ज्वाला बीज को वापस लेने के बाद शियाओ यान के सामने की विशाल हरी ज्वाला धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। कुछ देर बाद ये छोटी छोटी हरी ज्वालाओं में बदल गई और शियाओ यान के हाथ में मौजूद हरे लावा में समा गई। ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का मूल ज्वाला बीज है। इसके आकार को कम मत समझिए। जब ये शुरू में बना था तब यह एक पर्वत की आधी चोटी के बराबर विशाल रहा होगा, लेकिन हजारों वर्षों तक पृथ्वी के घर्षण से इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता गया है। जब इसका आकार सिकुड़कर हथेली के बराबर हो जाता है तभी यह एक छोटी ज्वाला आत्मा का रूप ले पाता है। केवल उसी क्षण इसे सही मायने में स्वर्गीय ज्वाला कहा जा सकता है। लावा की इस अंगूठे के आकार की पट्टी ने हजारों वर्षों तक संकुचित होने के दौरान भयानक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। आप कल्पना ही कर सकते हैं, अगर यह पूरी तरह से फट जाए तो कितना विनाशकारी परिणाम होगा। सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे समय में इस स्वतः प्रज्वलित ऊर्जा का सामना करने पर एक दो झोंका भी एक ही निश्चित अंत होगा। याओ लाओ ने शियाओ यान की हथेली में कीड़े जैसे हरे रंग के लावा को घूरते हुए धीरे से कहा, मरना। शियाओ यान ने एक गहरी सांस छोड़ी और चुपचाप सिर हिलाया। उसने हरे रंग के लावा की उस पट्टी को सावधानी से अपनी हथेली में पकड़ रखा था। लावा की पट्टी के भीतर मौजूद भयानक तापमान के कारण इसकी मोटी खून के रंग की क्यूटिकल परत इतनी तेजी से पिघल रही थी कि अधिकांश लोग घबरा जाते। अब आगे क्या? शियाओ यान ने अपनी आंखें झपकाईं और बुदबुदाया, इसे निगलें। याओ लाओ के शरीर पर जल रही मोटी सफेद लौ कुछ पल के लिए अनियंत्रित रूप से कांप उठी। उन्होंने अपनी शांत आवाज बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी थोड़ी लड़खड़ा गई। शाओ यान को जो कदम उठाना था वह स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का सबसे खतरनाक कदम था। शरीर का बाहरी भाग चाहे कितना भी मजबूत और दृढ़ क्यों न हो, शरीर का आंतरिक भाग हमेशा सबसे कमजोर होता है। स्वर्गीय ज्वाला की तो बात ही छोड़िए, जिसमें अपार विनाशकारी शक्ति होती है। अगर जरा सी भी हानिकारक चीज उसके शरीर में प्रवेश कर जाए तो एक मजबूत व्यक्ति भी न जी पाएगा और न मर पाएगा। संक्षेप में, न जीने की और न मरने की स्थिति में महसूस करना अत्यधिक पीड़ा तकलीफ। याओ लाओ की बातें सुनकर शाओ यान का हाथ, जिसमें उसने ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ज्वाला बीज को कसकर पकड़ रखा था, कुछ बार अनजाने में कांप उठा। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और अपनी गहरी काली आंखों से धीरे धीरे हिलते हुए ज्वाला बीज को ध्यान से देखा। उसकी काली सफेद आंखों में एक संघर्ष झलक रहा था। शाओ यान का स्वभाव चाहे कितना भी शांत क्यों न हो, इस तरह का जीवन मरण का निर्णय लेते समय उसके मन में स्वाभाविक रूप से भय और चिंता उत्पन्न हो जाती। भला इसमें उसे दोष क्यों दिया जाए? आखिरकार वह जिस चीज को निगलने वाला था वह एक अत्यंत खतरनाक बम था। इस बम के निगलते ही उसके शरीर को राख में बदल देने की प्रबल संभावना थी। शाओ यान की चुप्पी के बाद गुफा के अंदर का वातावरण शांत हो गया। घुटन भरी गर्म हवा गुफा के चारों ओर मंडराती रही और फिर उसमें बनी दरारों से होकर आगे बढ़ने लगी। याओ लाओ ने भी धीरे से आह भरी और शियाओ यान के थोड़े कांपते हाथ को देखा। शियाओ यान की झिझक के कारण उनके चेहरे पर निराशा का कोई भाव नहीं था। स्वर्गीय ज्वाला को निगलने का अनुभव होने के कारण वे भली भांति जानते थे कि इस क्षण किसी का हृदय और आत्मा कितनी अनिश्चित होती है। उनका साथ दो। जब वह हड्डी कंपा देने वाली ज्वाला को निगल रहा था तब उसने ज्वाला के बीज को पकड़ रखा था और लगभग 1 घंटे तक मूर्खतापूर्ण ढंग से कांपता हुआ बैठा रहा। अंततः उसे यह एहसास हुआ कि वह मरने वाला है, क्योंकि उसने ज्वाला के बीज को चबाते हुए और उसे जबरदस्ती अपने पेट में धकेलते हुए निगल लिया। ज्वाला बीज को संघर्ष करते हुए ले जा रहे उस युवक को देखकर याओ लाओ भी चुप रहे। उन्होंने सांत्वना के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला को निगलना हमेशा से ही अत्यंत जोखिम भरा रहा था। यद्यपि उन्होंने उसकी इच्छा अनुसार रक्त कमल की गोली और अन्य चीजें तैयार कर रखी थी, फिर भी इनसे स्वर्गीय ज्वाला को निगलने की सफलता दर में मामूली वृद्धि ही होती। उनके अनुमान के अनुसार यदि ब्लड लोड स्पिल और अन्य सहायक वस्तुएं मौजूद न होती तो स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक निगलने की संभावना 1% भी नहीं थी। इनके साथ सफलता की संभावना लगभग 10% तक बढ़ सकती थी। भले ही ऐसा हो, फिर भी इसमें शामिल जोखिम बहुत अधिक था। ये भी कहा जा सकता है कि स्वर्गीय ज्वाला को निगलना भाग्य के साथ जुआ खेलने जैसा था। यदि भाग्य साथ देता तो वह स्वर्ग में विचरण करता और पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता। यदि दुर्भाग्यशाली होता तो वह राख में परिवर्तित होकर पीली मिट्टी में दब जाता। संक्षेप में, पृथ्वी पीली है।
इसे स्वीकार करो। इसलिए जब याओ लाओ ने शियाओ यान को हिचकिचाते और संघर्ष करते देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप एक कोने में बैठ गए और उसके फैसले का इंतजार करने लगे। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि सामने खड़ा युवक उन्हें निराश नहीं करेगा। 3 साल के कठिन प्रशिक्षण ने याओ लाओ को युवक के हृदय में छिपी क्रूरता और हठ को पूरी तरह से समझने में सक्षम बना दिया था। युवक ने स्वर्गीय ज्वाला के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जब फल देने का समय आ गया था तो उसका स्वभाव उसे हार मानने की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। चूंकि तुम हार नहीं मानोगे तो इसे पकड़ लो। जीना या मरना, मजबूत होना या कमजोर होना, यही फैसला अब से होगा। याओ लाओ की आंखें थोड़ी झुक गईं और उसने मन ही मन धीरे से बुदबुदाया। समय खामोशी से बीतता रहा। एक पल चुपचाप बैठे युवक का शरीर अचानक थोड़ा कांप उठा। उसने गर्म हवा की एक लंबी सांस ली और अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उसके चेहरे का वह हिस्सा दिखाई दिया जो धीरे धीरे अपरिपक्वता से बाहर निकल रहा था। उसने बगल में चुपचाप बैठे याओ लाओ की ओर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर शाओ याओ ने अपने हाथ में ज्वाला का बीज लहराया। धीमी आवाज में उसने कहा, गुरुजी, मैं शुरू कर रहा हूँ। ये सुनकर याओ लाओ के बूढ़े चेहरे पर संतुष्टि भरी और सौम्य मुस्कान आ गई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ। खुद पर भरोसा रखो, तुम असफल नहीं होगे। मुझे हमेशा से खुद पर भरोसा रहा है। उस युवक के कोमल और सुंदर चेहरे पर एक शानदार मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपने हाथ में ज्वाला का बीज उठाया, एक पल रुका और फिर अचानक उसे अपने खुले मुंह में डाल लिया। जैसे ही हरे रंग की लावा की पट्टी उसके मुंह में दाखिल हुई, शियाओ यान ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसी क्षण उसका पूरा शरीर मानो बिजली के झटके से क्षतिग्रस्त हो गया। वह बुरी तरह कांप उठा और उसका चेहरा, जो पहले कुछ हद तक लाल था, अचानक पीला पड़ गया। अपने शरीर के भीतर से उठ रही तीव्र पीड़ा की लहरों को बलपूर्वक सहन करते हुए जियाओ यान ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका मन धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित हो गया। जब उसका मन उसके शरीर में समा गया तो शियाओ यान के हृदय में एक धुंधला और रहस्यमय संसार प्रकट हो उठा। वर्तमान में उसके शरीर में कई चिपक क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके शरीर में पहले प्रवेश कर चुका हरा लावा अब छोटी छोटी हरी ज्वालाओं में बढ़ चुका था। इन हरी ज्वालाओं में एक भयानक ऊर्जा समाहित थी जो उसके चिपथों से होकर बेतरतीब ढंग से गुजर रही थी। इनके मार्ग में आने वाली कोई भी वस्तु इनके द्वारा पल भर में भस्म होकर राख हो जाती। जब ये हरे रंग की लपटें गुजरी तो भयानक रूप से उच्च तापमान शियाओ यान के चिपथों में प्रवेश करने में कामयाब रहा, भले ही वे ब्लड लोड स्पिल से जमे हुए रक्त की परत से सुरक्षित थे। यद्यपि रिसने वाली बची हुई ऊष्मा बहुत गर्म नहीं थी, फिर भी इसने मानव शरीर के सबसे कमजोर हिस्से चिपथों पर निस्संदेह विनाशकारी प्रभाव डाला। इन उच्च तापमानों की भीषण गर्मी के कारण मूल रूप से विशाल और मजबूत क्यूईपथ दागदार त्वचा की तरह मुड़ गए थे, जिससे उन्हें एक अत्यंत विचित्र और भयावह रूप मिल गया था। स्वाभाविक रूप से उसकी चिपथों के बुरी तरह छिल जाने और पूरी तरह से मुड़ जाने से उत्पन्न दर्द के कारण शियाओ यान का शरीर बार बार कांपने लगा। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां कीड़ों की तरह सिकुड़कर फूल गईं। उसके पीले सफेद चेहरे पर खून का जरा सा भी निशान नहीं था। चिपथों के भीतर हरे रंग की ज्वाला बेतहाशा दौड़ रही थी। महज कुछ ही मिनटों में शियाओ यान के शरीर का आंतरिक भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि स्वर्गीय ज्वाला के कारण रक्त कमल गोली का औषधीय प्रभाव लगभग समाप्त हो गया था। नष्ट हुई रक्त परत की भरपाई रक्त कमल गोली की औषधीय शक्ति से संभव नहीं हो पा रही थी। रक्त की परत से सुरक्षा मिलने के बावजूद शियाओ यान के शरीर के अंदरूनी हिस्से भयानक स्वर्गीय ज्वाला से इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गए कि वह लगभग अपंग हो गया। यदि रक्त की परत हट जाए तो शियाओ यान के शरीर में सब कुछ, जिसमें उसकी ऊर्जा पथ, हड्डियां, हृदय आदि शामिल हैं, अत्यंत कम समय में हरे कमल की मूल ज्वाला द्वारा भस्म होकर राख हो जाएगा। ऐसा होने पर शियाओ यान, जिसने अपने जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक अंगों को खो दिया है, के पास मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की ज्वाला के कारण रक्त की परत तेजी से पतली हो गई। जैसे ही रक्त की परत पारदर्शी अवस्था में पहुंची और वाष्पीकृत होने ही वाली थी, तभी शियाओ यान के हाथ में एक गर्म और ठंडी वस्तु थमा दी गई। उसी समय याओ लाओ की गंभीर आवाज सुनाई दी, आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन का सेवन करो। उसके बाद इसे अपने शरीर के चिपथों में प्रवाहित करो और ठंडे फव्वारे की ऊर्जा और चिपथों के बीच आत्मीयता बढ़ाओ। जब ये प्रवाह पूरा हो जाए तो हेवनली फ्लेम को अपने चारों ओर लपेटने के लिए दूची का उपयोग करो और इसे फ्लेम मंत्र ची विधि के मार्ग से प्रवाहित करो, फिर इसे निगल लो। शाओ यान ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया। उसने झट से जेड की बोतल पकड़ी, आंखें सिकोड़ी और उसे अपने मुंह के पास ले गया। पल भर में एक बर्फीली धारा, जो किसी भी इंसान के शरीर को बर्फ की मूर्ति में बदल सकती थी, अचानक शाओ यान के मुंह में समा गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। ठंडे तरल की कपकपी शाओ यान के गले से नीचे उतरते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला बर्फ की एक मोटी परत में जम गया हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा और बर्फीले धागे उसके बालों पर मंडरा रहे थे। बर्फीली धारा उसके शरीर में समा गई और ऊर्जा के प्रवाह का अनुसरण करते हुए सभी दिशाओं में बहने लगी। जब भी बर्फीली धारा किसी ऊर्जा मार्ग से गुजरती तो वह तुरंत बर्फ की एक मलाईदार परत बना लेती जो उसके ऊर्जा मार्ग और हड्डियों को ढक लेती। जब बर्फीली धारा शियाओ यान के शरीर में प्रवेश कर गई तो उसकी हड्डियों को भेद देने वाली ठंड ने संयोगवश उसके शरीर में स्वर्गीय ज्वाला के कारण उत्पन्न गर्मी को बेअसर कर दिया। अचानक मिले इस सुखद एहसास से शियाओ यान ने एक लंबी आह भरी। उसका पहले से बेहद पीला पड़ा चेहरा भी कुछ हद तक हरा हो गया।
जैसे ही बर्फीली परत ने उसके शरीर के हर हिस्से को ढक लिया, शियाओ यान का मन भी उसकी ऊर्जा पथों से गुजर रही ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की एक हल्की सी किरण से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करने लगा। हालांकि पहले ही संपर्क से शियाओ यान को तेज सिर दर्द होने लगा। इस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला ऊर्जा स्वभाव से अत्यंत उग्र थी। ये किसी जिद्दी बैल को काबू में करने की कोशिश करने जैसा था और स्पष्ट रूप से यह आसान काम नहीं था। ज्वाला को वश में करने का उसका प्रयास विफल होने के बावजूद जियाओ यान ने हार नहीं मानी। उसने अपने मन को दृढ़ संकल्पित किया और इस स्वर्गीय ज्वाला की लौ को नियंत्रित करने का निरंतर प्रयास किया। एक असफलता, दो असफलताएं, तीन असफलताएं। अनगिनत बार असफल होने के बाद लगभग सुन्न हो चुके जियाओ यान का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना मन शांत किया और असीम खुशी से भर गया जब उसे एहसास हुआ कि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की वह हल्की सी किरण जो अनायास ही इस पथ से गुजरी थी, वास्तव में उसी रास्ते पर चलने लगी थी जिस पर उसके मन ने उसे निर्देशित किया था। इस स्थिति को भांपते हुए जियाओ यान का मनोबल तुरंत बढ़ गया। उसने जल्दी से लेकिन सावधानीपूर्वक ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की इस छोटी सी लौ को नियंत्रित किया और धीरे धीरे इसे सही पथ के माध्यम से प्रवाहित करना शुरू कर दिया। उसके छिद्रयुक्त पथों में हरे रंग की ज्वाला की एक हल्की सी लकीर धीरे धीरे बह रही थी। रास्ते में जब ये पास की बर्फ की परत को पिघलाती तो एक हल्की सफेद धुंध पथों को फिर से ढक लेती। कुछ क्षण बाद सफेद वाष्प बर्फीले क्रिस्टलों में परिवर्तित हो जाती जो पथ के चारों ओर चिपक जाते और स्वर्गीय ज्वाला के क्षरण से पथ की रक्षा के लिए एक अवरोध उत्पन्न करते। आकाश में युद्ध सी 229 अध्याय 229 सफलता। शियाओ यान के मन में हरे रंग की लौ की एक पतली सी लकीर दौड़ गई और धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगी। जिन स्थानों से लौ गुजरी वहां बर्फीले ठंडे झरने से जमी बर्फ की परत लगातार पिघलती रही। जैसे ही उसने हरे रंग की लौ की इस छोटी सी लकीर को सावधानीपूर्वक खींचा और इसे अपने कुछ पथों में प्रवाहित किया, अन्य हरे रंग की लपटें भी धीरे धीरे इसकी ओर आकर्षित होने लगीं। हरे रंग की लपटों के बीच आकर्षण बल की सहायता से उसके शरीर में विभाजित हरे रंग की लपटें धीरे धीरे आपस में विलीन होने लगी क्योंकि जियाओ यान लगातार ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की इस एक लकीर को नियंत्रित करते हुए इसे अपने पथों में प्रवाहित करता रहा। जब शाओ यान के अथक परिश्रम से हरी लौ की अंतिम लकीर भी एकत्रित हो गई तो वह धीरे धीरे आपस में मिल गई। कुछ ही क्षणों में वह एक छोटे से हरे लावा में तब्दील हो गई। एक बार फिर प्रकट हुए इस हरे रंग के लावा को देखते हुए जियाओ यान ने अपने शरीर के भीतर से उठ रहे तीव्र दर्द को बड़ी मुश्किल से सहन किया। उसने अपने दांत भींच लिए और उसे अपनी ऊर्जा नलिकाओं में प्रवाहित होने दिया। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के विलय के बाद निस्संदेह और भी हिंसक और भयावह हो गई थी। जब हरे रंग का लावा रिसकर नीचे गिरा तो बर्फ की मोटी परत इतनी पतली हो गई कि अंगूठे के आकार की भी नहीं रही। इसके अलावा उससे निकलने वाली ठंडी धुंध भी हरे रंग की ज्वाला से जलकर राख हो गई। अपनी पुनर्जीवन प्रणाली खो चुकी बर्फ की परत के लिए स्वर्गीय ज्वाला के क्षरण को सहन करना मुश्किल हो गया था। दिव्य ज्वाला की प्रत्येक गति के साथ बर्फीले आत्मा के ठंडे फव्वारे का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक बार जब हरे कमल की मूल ज्वाला फूटी तो शियाओ यान के पथ के भीतर बर्फ की परत का एक छोटा सा हिस्सा पूरी तरह पिघल गया। हरे रंग के लावा की एक छोटी बूंद बर्फ की परत की सुरक्षा को भेद कर नंगे पथ पर जा गिरी। तुरंत ही पथ एक उत्तेजित कीड़े की तरह व्यवहार करने लगा और तनावग्रस्त हो गया। एक तीव्र पीड़ा जो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई, उससे शियाओ यान ने गुस्से में आकर मुंह भर ताजा खून उगल दिया। शियाओ यान के दांत आपस में भींच गए। अचानक हुए तीव्र दर्द के कारण शियाओ यान का सिर कुछ देर के लिए चकरा गया, फिर धीरे धीरे शांत हुआ। खून के धब्बे पोंछने का भी समय नहीं मिला। उसने तुरंत दिव्य ज्वाला पर ध्यान केंद्रित किया। एक बार फिर उसने हरे रंग के लावा को नियंत्रित किया और धीरे धीरे उसे ऊर्जा पथों के साथ प्रवाहित किया। इस प्रक्रिया के दौरान जियाओ यान की बुद्धि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की गतिविधियों को नियंत्रित करने में लगातार निपुण होती गई। हालांकि इसके चलते हरे रंग की ज्वाला से निकलने वाला तापमान भी लगातार भयावह होता गया। अब तक जियाओ यान के शरीर में मौजूद आई स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन हेवनली फ्लेम के हमले से बार बार पराजित हो रहा था। संभवतः ये कुछ ही समय में पूरी तरह पिघल जाएगा और ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अपने दांतों को कसकर भींचते हुए शियाओ यान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छोटे हरे रंग के लावा को खींच लिया। उसके भीतर से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी शियाओ यान के पथों और हड्डियों में समा गई, जिससे सीधे शियाओ यान के शरीर की सतह पर छोटे छोटे सफेद बुलबुले दिखाई देने लगे। जब ये सफेद बुलबुले फूटे तो उनके नीचे का चमकीला लाल मांस दिखाई दिया। खून और मांस के भीतर से अनगिनत छोटी दरारें फैल गईं, जो अंततः शियाओ यान के हाथों और पूरे शरीर को ढक गईं। वे शियाओ यान को एक क्षतिग्रस्त चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखा रही थी, जो बेहद डरावनी लग रही थी। शाओ यान के पूरे शरीर पर पड़ी दरारों को देखकर याओ लाओ की आंखों का कोना अनायास ही फड़क उठा। त्वचा के फटने का यह संकेत था कि गर्म हवा शाओ यान के शरीर के भीतर पूरी तरह फैल चुकी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण सारी गर्म हवा केवल शाओ यान की त्वचा को भेद कर दरारें पैदा कर ही बाहर निकल सकती थी। आमतौर पर ऐसी स्थिति का दिखना इस बात का संकेत होता था कि शरीर में सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि यदि ऊर्जा का अचानक प्रवाह होता तो शियाओ यान की त्वचा के सीधे फट जाने की प्रबल संभावना थी। याओ लाओ के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली और फिर उसे बार बार ढीला किया। उसे अपने दिल में दबे डर को काबू करने में काफी समय लगा। वह चुपचाप एक तरफ खड़ा रहा। शियाओ यान की बात में जरा सी भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
वर्तमान में शियाओ यान ने अपने शरीर की सतह पर हो रहे परिवर्तनों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान हरे रंग के लावा पर केंद्रित कर लिया था, जो उसके चीपथों का एक चक्र पूरा करने ही वाला था। जब हरे रंग का लावा मुख्य चीपथ से होकर गुजरा तो उसने अंततः एक पूर्ण चक्र पूरा किया। इस क्षण जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके मन और ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम के बीच का संबंध थोड़ा और अधिक मौन हो गया था। हरे रंग के लावा का अंतिम चक्र पूरा होने के बाद शियाओ यान के शरीर में अचानक डोची ऊर्जा का तीव्र प्रवाह हुआ। इस मामूली बदलाव का अस्थिर स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा। डोची ऊर्जा के इस हल्के कंपन के कारण शियाओ यान के पूरे शरीर में भरी गर्म हवा उसके हाथ से होते हुए तेजी से बाहर निकली और अपने साथ मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा भी बहा ले गई। अचानक तेज दर्द के कारण शियाओ यान का शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसके माथे पर ठंडा पसीना टपकता हुआ तेजी से नीचे गिरा और उसके कपड़े भीग गए। अपने मन में कुछ गहरी सांसें लेते हुए शियाओ यान ने अपनी हथेली से भंडारण वलय में हाथ डालकर एक औषधि की बोतल निकाली। उसने बेतरतीब ढंग से उसे अपने घाव पर डाला और अपना ध्यान अपने शरीर में जल रही हरी लौ पर केंद्रित किया। ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम का एक चक्र पूरा होने के कारण उसके शरीर के भंवर में मौजूद बैंगनी ज्वाला डोची अचानक मचलने लगी। उसके मन के निर्देशानुसार बैंगनी रंग की डोची की एक हल्की धारा भंवर से निकली और उसके भीतर मौजूद हरे रंग के लावा को ढक लिया। हालांकि हर बार जब बैंगनी ज्वाला स्वर्गीय ज्वाला के संपर्क में आती थी तो वह तुरंत भस्म होकर राख हो जाती थी, लेकिन सौभाग्य से बैंगनी ज्वाला की लगभग कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति थी। इसलिए ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम, जिसने अभी अभी एक चक्र पूरा किया था, एक बार फिर ज्वाला मंत्र द्वारा निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ गई। लॉ मंत्र द्वारा निर्देशित मार्ग पर ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को आगे बढ़ाते हुए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसे कहीं बेचैनी महसूस हुई हो। तुरंत ही एक पूर्ण चक्र के बाद शांत हुई ज्वाला एक बार फिर उग्र हो गई। लावा से गहरे हरे रंग की ज्वाला उठी और बर्फ की परत से ढके चीपथों को बेरहमी से झुलसा दिया। जहां जहां ज्वाला गुजरी चीपथों का आकार पूरी तरह बदल गया, वे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त दिखाई दिए। इस तरह ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को निगलने के बाद शियाओ यान ने इसके भयानक अनुभव को महसूस किया होगा। निगलने की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। उसके मौजूदा घावों को देखते हुए अगर उसे अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना है तो उसे कई तरह की दवाइयों के सेवन के बावजूद भी कम से कम कुछ महीनों तक आराम करना पड़ेगा। आखिरकार इस बार उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अगर वह एक आम इंसान होता तो शायद ये चोटें उसे अपाहिज बना देतीं। उसके चीपथों के भीतर बैंगनी ज्वाला डोची लगातार भस्म होकर नष्ट होती जा रही थी, जबकि भंवर लगातार डोची प्रवाहित करता जा रहा था। यह उतनी ही मात्रा में डोची प्रवाहित करता था जितनी जल चुकी थी। हालांकि इस तरह से प्रवाह करने पर भंवर में संग्रहित डोची तेजी से कम होती जा रही थी। उसी समय हरा कमल मूल ज्वाला भी ज्वाला मंत्र ची विधि द्वारा निर्देशित मार्ग से सफलतापूर्वक प्रवाहित होने लगी। उसके चीपथों के भीतर बर्फीले आध्यात्मिक ठंडे झरने द्वारा निर्मित बर्फ की परत लंबे समय तक स्वर्गीय ज्वाला द्वारा क्षीण होने के बाद अपनी मूल मोटी अवस्था से धीरे धीरे पतली हो गई थी। फिर यह पतली अवस्था से लगभग न के बराबर हो गई। अब तक बर्फ की जमा देने वाली ठंडी परत अपनी रक्षा करने की क्षमता पूरी तरह खो चुकी थी। बर्फ की परत पिघलने के साथ ही शियाओ यान के शरीर के भीतर की पहले से ही भयावह परिस्थितियां और भी बदतर हो गईं। उच्च तापमान ने उसकी चीनलिकाओं को इस कदर झुलसा दिया कि वे अस्त व्यस्त हो गईं। कुछ छोटे छोटे हिस्सों में चीनलिकाओं में धीरे धीरे थक्के बनने लगे, जिससे डूची का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। इस चरण तक जियाओ यान, जो अपनी सारी चालें चल चुका था, केवल दांत पीसकर ग्रीन लॉर्ड स्कोर फ्लेम को फ्लेम मंत्र ची विधि के परिसंचरण मार्ग को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि केवल ऐसा करने से ही उसे पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो सकता था। अन्यथा एक बार स्वर्गीय ज्वाला फिर से भड़क उठी तो वह मौके पर ही चूर चूर हो सकता था। शियाओ यान के चेहरे पर अचानक एक छोटा सा घाव खुल गया। उसमें से ताज़ा खून बहने लगा, जिससे उसका आधा चेहरा खून जैसे लाल रंग से भीग गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सफेद और लाल रंग का कोई दानव हो। आंखें बंद किए हुए जियाओ यान को स्वाभाविक रूप से इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका बाहरी रूप कितना भयावह हो गया था। उसे बस इतना ही महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर अचानक तीव्र दर्द उभर आया है। इसके बाद उसने अपना सारा ध्यान डोची ऊर्जा को प्रवाहित करने, उस हरे रंग के लावा को खींचने पर केंद्रित किया, जिसका प्रतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा था, और ज्वाला मंत्र ची तकनीक के अंतिम चरण को पूरा किया। स्वर्गीय ज्वाला द्वारा लंबे समय तक क्षीण होने के बाद भंवर में मौजूद बैंगनी ज्वाला डोची लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई प्रतीत हुई। भंवर में केवल बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की 17 बूंदें ही बची थी जो इधर उधर घूम रही थीं। संक्षेप में, बैंगनी बूंदों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उस स्तर तक पुनः प्रशिक्षण न लिया जाए, जबकि सामान्य डोची को समय के साथ पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जब डक्यूई गैस का आखिरी अंश निकला तो जियाओ यान ने एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने भंवर से तरल ऊर्जा को बाहर निकालना शुरू किया और उन्हें हरे रंग के लावा को ढकने और उसे अपनी पूरी ताकत से खींचने का निर्देश दिया। भंवर के भीतर मौजूद द्रव ऊर्जा गैसीय ऊर्जा की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। बैंगनी रंग की द्रव की एक छोटी बूंद 20 सेकंड से अधिक समय तक स्वर्गीय ज्वाला की गर्मी को सहन कर सकी, उसके बाद ही वह पूरी तरह वाष्पीकृत हुई। तरल ऊर्जा का प्रभाव काफी अच्छा देखकर जियाओ यान का मनोबल बढ़ गया।
उसने बाकी सब बातों की परवाह न करते हुए भंवर के भीतर से लगातार तरल ऊर्जा की बूंदें निकाली और फिर हरे रंग की लावा पट्टी को अपनी विधि द्वारा निर्देशित मार्ग के अंतिम भाग से गुजार दिया। भंवर में मौजूद बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की 17 बूंदें तब तक समाप्त होती रही जब तक कि केवल 3 बूंदें शेष नहीं रह गईं। तब तक हरे रंग का लावा अंततः ज्वाला मंत्र ची विधि के अंतिम मार्ग से बाहर निकल गया। जैसे ही हरे रंग का लावा अंतिम ची पथ से बाहर निकला, तीव्र दर्द से सुन्न हो चुके शियाओ यान के सिर में अचानक एक हल्की ठंडक का एहसास हुआ, जिससे उसे काफी हद तक शांति प्राप्त हुई। वर्तमान ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के फ्लेम मंत्र ची विधि के मार्ग से गुजरने के बाद अत्यधिक विनाशकारी शक्ति से युक्त उच्च तापमान अचानक धीरे धीरे कमजोर होने लगा। कुछ ही क्षणों में उच्च तापमान लगभग पूरी तरह से लावा में समाहित हो गया। हिंसा मिट गई और सुखदायक गर्माहट की एक लहर धीरे धीरे फैलने लगी। क्या मैं सफल हुआ हूँ? पर्वत की गुफा के भीतर याओ लाओ ने शियाओ यान को देखा, जिसका पूरा शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और गहरी आह भरी। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई और उसने हल्के से सिर हिलाया। उसकी उंगली ने धीरे से झटका दिया और चट्टान की सतह पर मौजूद छोटी सी स्वीकृति आत्मा एक धूसर चमक में बदल गई जो सीधे शियाओ यान के शरीर में समा गई। स्वीकृति आत्मा के शियाओ यान के शरीर में प्रवेश करते ही उसके शरीर के भीतर से एक तीव्र हरी ज्वाला निकली। इसके बाद वह ज्वाला उसे तेजी से घेरने लगी। उस पर फैली हुई गर्म हरी ज्वाला ने शियाओ यान से सबकी दृष्टि छीन ली। अचानक प्रकट हुए हरे रंग के ज्वाला आवरण को देखकर याओ लाओ ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से बुदबुदाया, कितना डरावना छोटा जीव है। ये वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला के उसके शरीर से गुजरने से उत्पन्न दर्द को सहन करने में सक्षम था। कितना अद्भुत है। पर्वत की गुफा के विशाल आंतरिक भाग में हरे रंग की ज्वाला ने शियाओ यान को मुर्गी के अंडे की तरह अपने अंदर लपेट लिया था। लहराती हुई हरी ज्वाला मानो ये घोषणा कर रही थी कि शियाओ यान कायापलट हो रहा है। आकाश में युद्ध सी 230 अध्याय 230 मरम्मत और सुदृढ़ीकरण। पर्वतीय गुफा के भीतर हरे रंग के प्रकाश आवरण से अत्यधिक तापमान उत्सर्जित हो रहा था। प्रकाश आवरण के ऊपर एक लौ तीव्र रूप से धधक रही थी, जिसके कारण बाहर से देखने पर भीतर घटित हो रही स्थिति को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल हो रहा था। हवा में तैरते हुए याओ लाओ ने हरे रंग के ज्वाला आवरण को देखा और आह भरी। उनका तनावग्रस्त चेहरा भी धीरे धीरे शांत हो गया। चूंकि शियाओ यान ने इस चरण तक सब कुछ पूरा कर लिया था, इसलिए उसके स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावना कम से कम 70% होनी चाहिए। उसका अंतिम कार्य प्रबल हरे कमल के मूल ज्वाला को स्वीकृति आत्मा में समाहित करना था। इसके बाद हरे कमल के मूल ज्वाला पूरी तरह से शियाओ यान के मूल ज्वाला बीज में समाहित हो जाएगी। एक बार जब वह ज्वाला बीज को परिष्कृत करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगा, तो अगला चरण ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम का उपयोग करके फ्लेम मंत्र को विकसित करना होगा। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम की शक्ति से यह संभव है कि फ्लेम मंत्र इस बार सीधे जुबान श्रेणी में पहुंच जाएगा। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हल्की हंसी के बाद याओ लाओ फिर चुप हो गया। उसके चुप होते ही पहाड़ी गुफा में भी धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। दीवार की दरारों से ठंडी पहाड़ी हवा अंदर आए और अंदर की गर्म हवा को बाहर निकाल दिया। पर्वत की गुफा में गोलाकार प्रकाश आवरण की लौ से हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। प्रकाश आवरण के ऊपर हरी रोशनी कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी। रोशनी पर्वत की दीवार पर इस तरह फैल रही थी मानो उस पर हरे रंग की जलधाराएं उकेरी गई हों। प्रकाश के आवरण के भीतर जियाओ यान हरे कमल पर पालथी मारकर बैठा था। वह इस समय एक प्रकार की अचेतन और रहस्यमयी अवस्था में था। हरे कमल की मूल ज्वाला से पहले ही जूझने के कारण उसका मन अत्यंत थक चुका था। ये ज्वाला उसकी जानकारी के बिना उसके शरीर में तैर रही थी, लेकिन जमने में कठिनाई हो रही थी। जब जियाओ यान इस भ्रमित और अर्ध बेहोश अवस्था में था, तभी उसके शरीर में मौजूद चीपथों के भीतर धीरे धीरे बह रही ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम अचानक फ्लेम मंत्र के चीपथों का अनुसरण करने लगी और बिना किसी के नियंत्रण के प्रवाहित होने लगी। शायद इसका कारण ये था कि वर्तमान ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम को पहले शियाओ यान द्वारा परिष्कृत किया गया था, लेकिन अब ये किसी भी प्रकार का भयानक तापमान उत्सर्जित नहीं कर रहा था। इसके बजाय ये कुछ हद तक ठंडा हो गया था। जैसे ही यह शियाओ यान के चीपथों के साथ प्रवाहित हुआ, हरे रंग के छोटे छोटे लावा के कण ज्वाला से अलग होकर चीपथों की उन दीवारों में चिपक गए जो इतनी क्षतिग्रस्त हो गई थी कि उनमें डूची को समाहित करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई थी। ये कण हल्के से हिलते हुए धीरे धीरे चीपथों की दीवारों में विलीन होने लगे। जैसे ही हरे रंग का लावा उसके चीपथों से गुजरा और मुरझाते हुए धुंधले लौ के अंकुरों ने उसके चीपथों को भर दिया, शियाओ यान के मूल रूप से मुड़े हुए चीपथ, जो जैंटियन लता के तने की तरह दिखाई देते थे, तुरंत रेगिस्तान में पानी से मिलने वाले पत्तों और घास की तरह फैलने और खुलने लगे। इस समय शियाओ यान के शरीर में मौजूद असंख्य चीपथों से उत्तेजना भरी चीखें निकल रही थीं। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम द्वारा छोड़े गए हरे रंग के लावा जैसे तरल पदार्थ को बार बार फैलने और सिकुड़ने वाले चीपथों द्वारा भयानक गति से निगल लिया जाएगा। चीपथों द्वारा अत्यधिक उपभोग के परिणामस्वरूप उनमें मौजूद धूसर सफेद रंग धीरे धीरे लुप्त हो गया। उसके स्थान पर हल्का हरा रंग आ गया जो जीवन शक्ति से भरपूर था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम एक के बाद एक चीपथों में प्रवाहित होती रही। जहां भी यह गुजरती, मुरझाए हुए चीपथों में फिर से जीवन शक्ति आ जाती। टूटी हड्डियां और जला हुआ मांस भी संतोषजनक गति से तेजी से ठीक हो रहे थे। इसके अलावा पूरी तरह से ठीक हुए चीपथों, हड्डियों आदि की मजबूती स्वर्गीय ज्वाला को ग्रहण करने से पहले की उनकी मूल शक्ति से कहीं अधिक थी।
स्पष्ट रूप से, यद्यपि ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बदले में मिले लाभ ने शरीर के इन महत्वपूर्ण अंगों को यह महसूस कराया कि यह सब व्यर्थ नहीं था। जिस समय ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ने शियाओयान के शरीर के आंतरिक भाग की मरम्मत की, उसी दौरान उसकी त्वचा, जो बाहरी रूप से रक्त के धब्बों और निशानों से ढकी हुई थी, धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगी। रक्त के पपड़ीदार घाव तेजी से बने और फिर झड़ गए, जिससे कोई निशान नहीं बचा। त्वचा के नीचे का मांस भी तेजी से मजबूत हो रहा था। हालांकि शियाओयान की मांसपेशियां उन ताकतवर पुरुषों के बराबर नहीं थीं, लेकिन जब वह सहज रूप से अपनी बाहों को मोड़ता और फैलाता था, तो उसमें एक विस्फोटक जैसी ताकत हल्की सी दिखाई देती थी। शाओयान के शरीर की त्वचा पर सूखी त्वचा की परतें एक एक करके तेजी से उतरने लगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है। नई त्वचा ने उस कांस्य रंग की त्वचा को, जो शाओयान ने रेगिस्तान में कुछ महीनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद प्राप्त की थी, वापस उसके मूल हल्के सफेद रंग में बदल दिया। यद्यपि नई त्वचा किसी महिला की कोमल त्वचा जैसी दिखती थी, लेकिन उसमें पहले की तुलना में कहीं अधिक रक्षात्मक शक्ति और आसपास के वातावरण की प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता थी। वर्तमान में शियाओयान एक रहस्यमय अवस्था में था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम में समाहित विशाल और लगभग भयावह ऊर्जा तेजी से उसके क्षतिग्रस्त शरीर को मजबूत और ठीक कर रही थी। अगर इसे समझाना हो तो यह वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था। मरम्मत और मजबूती की प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही थी। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के अंतिम क्षतिग्रस्त क्षिपथ से बाहर निकलने के बाद शियाओयान के शरीर के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आंतरिक भाग पूरी तरह से ठीक हो गए और लगभग पूर्णता की स्थिति तक पहुंच गए। इस नए शरीर की युद्ध क्षमता निश्चित रूप से उसके पिछले शरीर की तुलना में कहीं अधिक थी। चूंकि इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, इसलिए ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम द्वारा शियाओयान के शरीर के अंदर और बाहर की मरम्मत पूरी करने के बाद उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और उसने अपना ध्यान शियाओयान के निचले पेट में स्थित की हुई भंवर की ओर मोड़ना शुरू कर दिया, जो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। पहले की अंधाधुंध ऊर्जा की बर्बादी के कारण वर्तमान डोउची भंवर काफी खाली हो चुका था। उसमें केवल बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की 3 बूंदें बची थीं, जो अकेली तैर रही थीं और उसे वीरान रूप दे रही थीं। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम धीरे धीरे भंवर के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। एक क्षण के लिए स्थिर होने के बाद वह अचानक भंवर में समा गई। जब ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ने प्रवेश किया, तो स्थिर जल के तालाब की तरह शांत भंवर में अचानक तीव्र हलचल मच गई। ऊर्जा की लहरों के लगातार चक्र भंवर के भीतर तरंगे बनाते रहे। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम से उत्पन्न हरे रंग का लावा भंवर के भीतर बह रहा था। बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की 3 बूंदें लावा से भागने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन जैसे ही वे हरे रंग के लावा के संपर्क में आईं, वे भस्म होकर राख हो गईं, मानो लावा अवशेषों को साफ कर रहा हो। शेष 3 बूंदें भी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम द्वारा भस्म हो जाने के बाद, ये भंवर, जिसे शियाओयान के लिए डोउची को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था, पूरी तरह से ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के कब्जे में आ गया। भंवर को पूरी तरह से घेर लेने के बाद हरे रंग का लावा धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद उसके भीतर से हरे रंग की शुद्ध गैसीय ऊर्जा के धागे निकलने लगे और वे तेजी से भंवर के भीतर एकत्रित होने लगे। पल भर में ही भंवर का खाली आंतरिक भाग इस हल्के हरे रंग की ऊर्जा से भर गया। हरे रंग की गैसीय ऊर्जा भंवर के भीतर तेजी से फैलने लगी। जैसे जैसे हरे रंग के लावा से अधिकाधिक गैसीय ऊर्जा बाहर निकलती गई, भंवर पर हल्की नमी छाने लगी। कुछ क्षण बीतने के बाद अचानक हरे रंग की तरल ऊर्जा की एक छोटी बूंद प्रकट हुई। हरे रंग की तरल ऊर्जा की पहली बूंद के प्रकट होने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भंवर के भीतर एक श्रृंखला प्रभाव शुरू हो गया हो। ऊर्जा के कोहरे से पन्ना जैसे हरे रंग की तरल की बूंदें लगातार प्रकट होने लगीं और भंवर के अंदरूनी हिस्से में गिरने लगी, जहां वे शरारती छोटी मछलियों की तरह व्यवहार करने लगी। शाओयान को 10 दिनों के प्रशिक्षण में जितनी तरल ऊर्जा एकत्रित करने और आकार लेने में सामान्यतः समय लगता था, वह बूंद बूंद करके ऐसे बरस रही थी मानो हल्की फुहार हो रही हो। टपकने की आवाज लगातार गूंज रही थी और देखते ही देखते भंवर में तरल ऊर्जा लगभग आधी भर गई थी। उस समय 1 सितारा डोउशी से लेकर 2 सितारा डोउशी तक शियाओयान ने कुल 15 बूंद तरल ऊर्जा एकत्रित की थी। वर्तमान में भंवर के भीतर तरल ऊर्जा की कुल मात्रा कम से कम 100 बूंदों से अधिक होगी। यदि तरल ऊर्जा की 15 बूंदें 2 तारा डोउशी के बराबर हों, तो 100 बूंदों के बराबर कितने तारा होंगे? अगर शियाओयान अभी होश में होता, तो वह खुशी से झूम उठता। जाहिर है, ये सब उसकी अर्ध बेहोशी और भ्रमित अवस्था की वजह से ही संभव हो पा रहा था। वरना ये ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, जिसके पास करने को कुछ और नहीं था, इतनी दयालुता नहीं दिखाती कि अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल शियाओयान के शरीर को ठीक करने में करे। जब भंवर में तरल ऊर्जा की संख्या 100 बूंदों तक पहुंच गई, तो आलस्य से घूम रही ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम ने अचानक ऊर्जा सृजन करना बंद कर दिया। उसने अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाया और भंवर के मध्य में मौजूद उस छोटे से भूरे रंग के प्रकाश की ओर तैरने लगी। उस चमक को देखकर उसका कुछ हद तक चमकीला लावा शरीर एक ऐसे बच्चे की तरह प्रतीत हुआ जिसे अपना प्रिय खिलौना मिल गया हो। एक छोटी सी धूसर रंग की रोशनी भंवर के बीचों बीच लटकी हुई थी। उस रोशनी के भीतर एक अंतहीन और गहरा अंधकार था। अंधकार के अंत में मानो कोई और स्थान छिपा हुआ था, जिससे वह स्थान अत्यंत रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम उस जगह के आसपास घूम रही थी जहां धूसर रंग की रोशनी थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस चीज के बारे में बहुत उत्सुक है। कई बार उसका मन हुआ कि वह इसे छू ले, लेकिन उसके कार्यों में कुछ झिझक थी, शायद कहीं न कहीं डर का अंश मौजूद था। हजारों वर्षों तक भूमिगत रहकर साधना करने के बाद ज्वाला आत्मा में कुछ आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो गई थी।
उसे स्पष्ट रूप से पता था कि यदि उसने इस धूसर रंग की रोशनी को छुआ तो वह हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्रता खो देगी। हरे रंग का लावा धीरे धीरे प्रकाश के बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंततः इस जोखिम भरे कार्य को छोड़ दिया। वह एक नए खिलौने के कारण अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहता था। एक और चक्कर लगाने के बाद हरे रंग का लावा वहां रुका नहीं, बल्कि अपने शरीर को हिलाते हुए मुड़ा और उस जगह को छोड़ने लगा जहां उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि जैसे ही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम जाने के बारे में सोच रहा था, जियाओ यान की अचेतन आत्मा अचानक कांप उठी और वह पूरी तरह से जाग गया। जैसे ही जियाओ यान की आत्मा जागृत हुई, उसका मन सहज प्रतिक्रिया के रूप में उसके शरीर के भीतर तेजी से घूमने लगा। उसके शरीर में हो रही बिल्कुल नई चीजों के कारण उसकी आंखें झपकी और वह थोड़ा खोया खोया सा महसूस करने लगा। हालांकि जब उसका मन भंवर के मध्य से गुजरा और उसने हरे रंग के लावा को देखा, जो वास्तव में भूरे रंग के प्रकाश बिंदु से थोड़ी ही दूरी पर था, तो उसका दिल चौंक गया। उसके दिल में एक ऐसी अनियंत्रित खुशी उमड़ पड़ी जिसे छिपाना मुश्किल था। बिना सोचे समझे उसका मन अचानक भंवर में घुस गया। इसके बाद अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा करते हुए जियाओ यान के मन ने पीछे हट रही ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम पर बेरहमी से प्रहार किया। संपर्क होते ही शियाओ यान के दिमाग में अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। पल भर में उसके सिर के चारों ओर तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई। जब शियाओ यान असहनीय दर्द से अपना सिर सहला रहा था और दांत भींच रहा था, तभी भंवर में मौजूद ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम, जिसे शियाओ यान ने जोर से धक्का दिया था, तुरंत काफी दूर पीछे हट गई। संयोग से उसकी पूंछ का एक हिस्सा धूसर रंग के प्रकाश बिंदु को छू गया। जैसे ही यह संपर्क में आया, धूसर रंग के प्रकाश बिंदु की चमक तुरंत फीकी पड़ गई। टिमटिमाते धूसर प्रकाश से एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न हुआ और सुओ की ध्वनि के साथ उस ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को अपनी ओर खींच लिया, जो पूरी तरह से बच नहीं पाई थी। ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम को ग्रहण करने के बाद शियाओ यान के शरीर के भीतर अंततः पूर्ण शांति छा गई। ये छोटा सा भूरे रंग का प्रकाश बिंदु उस नन्ही स्वीकृति आत्मा से बना था जिसे याओ लाओ ने कुछ समय पहले शियाओ यान के शरीर में प्रवेश कराया था। स्वर्गीय ज्वाला को मूल ज्वाला बीज में परिष्कृत करने का अंतिम चरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था, स्वीकृत आत्मा द्वारा निर्मित स्थान में हरित कमल की मूल ज्वाला को बलपूर्वक समाहित करना था। स्वीकृत आत्मा में हरित कमल की मूल ज्वाला को पूर्णतः समाहित करने पर ही परिष्करण प्रक्रिया को पूर्णता प्राप्त माना जाता था। ये चरण शुरू में बहुत कठिन था। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला के भीतर स्थित ज्वाला आत्मा में थोड़ी सी आध्यात्मिक बुद्धि थी। हर खतरनाक चीज के प्रति उसमें अंतर्निहित प्रतिरोध था। यदि कोई उसे जबरदस्ती चलाने में असफल हो जाता तो प्रारंभिक शुद्धिकरण पूरा कर चुकी स्वर्गीय ज्वाला एक बार फिर पलटवार कर सकती थी। लेकिन फिलहाल शियाओ यान की पिछली उलझन भरी स्थिति के कारण ग्रीन लोड्स कोर फ्लेम ने न केवल ऊब के मारे उसके शरीर की पूरी तरह से मरम्मत कर दी, बल्कि खाली समय में एक्सेप्टेंस स्पिरिट के पास जाकर उसके चारों ओर चक्कर भी लगाया। इस वजह से शियाओ यान को सबसे कम कीमत पर शोधन प्रक्रिया का अंतिम चरण पूरी करने का मौका मिल गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह पूरी तरह से किस्मत का साथ था।